अरे हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। अरे जनता चौधरी दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल, राधे 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 राधे। आवाज आ रही है भाई? हेलो। हाँ जी, पक्का आ रहा है जनता को? चौधरी भी दिखाई दे रहा है? सुगले बवाल मचा के बैठे, चौधरी नहीं दिख रहा, आवाज नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है। तो जालिम जनता, हुआ क्या है कि थोड़ा सा टेक्निकली इश्यू हो गया, लोकेशन बड़ी तो 5-7 मिनट अपना खोटी हो गया, कोई बात नहीं। अपना लास्ट क्लास है तो आगे लंबा खींच लेंगे। अरे भाई साहब, आप सबको ठीक ठीक दिखाई दे रहा है? हम्म। हाँ, चौधरी का आज लोकेशन बदल गया। क्या बोलता है भाई? करें सिनेमा शुरू? अरे सबको ऑडियो वीडियो पक्का पक्का दिखाई दे रहा है? हम्म। ले, एक बार दोबारा रिफ्रेश कर देते हैं, जिस जनता को नहीं दिखाई दे रहा है, 1 मिनट ले। हाँ जी, जनता पूछ रही है सर आप शशिकांत चौधरी सर हैं कि वैष्णव सर हैं? तो साथियों, शशिकांत चौधरी सर ही हैं। वो टाइपिंग एरर हो गया कुछ इसमें सिस्टम में, वो वैष्णव सर आपको दिखा रहा है। माई सेल्फ एस के चौधरी, जनता शायद जानती है। तो साथियों, क्या सिनेमा शुरू किया जाए? हेलो। ठीक है। तो जनता जवाब मांग रही है कि साहब अभी तक कुछ पढ़ाया तो नहीं ना? बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ाया साथियों, अभी एकदम फ्रेश शुरू करने वाले हैं। अब तक हमने आइसोमेरिज्म में क्या पढ़ा? अब बस बस बस, अब मेरे को एकदम बढ़िया दिख गया जनता को। रेस नंबर 3 भी अपन डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं। तो सुनना सा, अब तक हमने आइसोमेरिज्म में क्या क्या देखा है वो मैं दिखा देता हूँ आपको, एकदम रिलैक्स होके। अब जैसा आपने मीटिंग में डिसाइड किया था ना, एकदम चैट को एकदम खामोश रख दीजिए, बाजू में रख दीजिएगा सर। आइसोमेरिज्म में क्या क्या पढ़ा है हमने? आइसोमेरिज्म का पहला पड़ाव था हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जिसमें आपने चेन पढ़ा है, पोजीशन पढ़ा है, फिर आपने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा है, फिर आपने रिंग चेन
आइसोमर पढ़ा है, फिर आपने मेटामर्स पढ़े हैं, और सबसे लास्ट में आपने टोटोमर्स पढ़े हैं। इतनी सारी चीजें आपने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पढ़ा है। उसके बाद बारी आती है साहब स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। ये चैप्टर जिन टुकड़ों में बटा हुआ है मैं वो आपको दिखाना चाह रहा हूं। और सबसे लास्ट में आते हैं कन्फर्मर्स। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स खुद दो टुकड़ों में जुड़ा हुआ रहता है साथियों। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो शायद हम पढ़ चुके हैं, और आज का नया फ्रेश टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं साथियों, ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ये जो पूरा चैप्टर आइसोमर्स है उसको हमने इतने टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है जी, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ चुके हैं, स्टीरियो आइसोमर्स में ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आता है, और सबसे लास्ट में आता है जी कन्फॉर्मर्स। ठीक है, तो हमने स्ट्रक्चरल पढ़ लिया है, हमने ज्योमेट्रिकल पढ़ लिया, और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं साथियों वो करेंगे हम ऑप्टिकल आइसोमर्स पे, ऑप्टिकल आइसोमर्स पे। ठीक है, जैसा कि आपको विदित है, आपको ज्ञात है इस बात का कि हम लोग रिवीजन मोड में चल रहे हैं, तो सारे टॉपिक साथियों हम नहीं टच कर पा रहे हैं। हम उतने ही टॉपिक टच कर पा रहे हैं जितना समय हमारे पास अवेलेबल है। जो मुख्य मुख्य टॉपिक्स हैं जहां पर जनता को अक्सर तकलीफ महसूस होती है, हम उन्हीं उन्हीं टॉपिक्स को टच कर पा रहे हैं। तो आज अपन ऑप्टिकल आइसोमर्स का बेसिक आइडिया लेंगे, और इसमें एक टॉपिक आता है आरएस नोमेनक्लेचर वेजडेस में। अक्सर जनता को वहां बहुत तकलीफ होती है, तो आज मोटा मोटा अपन आरएस नोमेनक्लेचर पे भी फोकस करने वाले हैं। तो पहले तो मैं आपको बेसिक सा आइडिया दे देता हूं। अथर्व साहब, जैसा कि हमने कहा है कि अब अपन लेक्चर की बात करेंगे, अब आप बाकी सारी जो चीजें हैं उन पे चर्चा ना करें कि साहब टेस्ट का सिलेबस क्या है, व्हाट्सअप नंबर क्या है आपके, इन चीजों पे अभी चर्चा करने का सही वक्त नहीं है। सही वक्त जो है वो हमारा है पढ़ाई करने का। एक बार मैं फिर से जनता से चाहता हूं, मुझे अंगूठा या यस या नो में जवाब दे दीजिए, ऑडियो और वीडियो करेक्ट पहुंच रहा है? यस 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 यस, सृजन साहब, रंजन साहब, बिल्कुल बिल्कुल, गर्ग साहब, इतने सारे योगों का यस आ गया, इसका मतलब मेरी साइड से परफेक्ट चल रहा है। बस बस बस, बिल्कुल बिल्कुल, अश्विन साहब, चिराग साहब, ओके ओके। अब मैं साथियों आपसे चाहता हूं, आप अगले 15 से 20 मिनट जैसा अपन ने लास्ट क्लास में किया था, आप चैट को एकदम खामोश रहने दीजिएगा। जहां जहां मैं आपसे पूछूंगा आप मुझे यस नो में जवाब देना। ओके, कार्बन, ऑक्सीजन, इस सीजन छोटे छोटे से अल्फाज में आपसे पूछूंगा। ठीक है जी, चलिए। तो आज साथियों अपन चर्चा करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स पे। तो सबसे पहले तो बेसिक यही पता कर लेते हैं कि व्हाट आर द ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम, क्योंकि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही अलग अलग हो गया बेडू तो फिर तो आइसोमर्स ही नहीं कहलाएंगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम, पहली चीज। दूसरी वाली चीज है स्ट्रक्चर ऑल्सो मस्ट बी सेम, क्योंकि अगर आपका स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया है फिर तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो जाएंगे। तो स्ट्रक्चर ऑल्सो मस्ट बी सेम। तीसरा पॉइंट आता है डिफरेंट बिहेवियर, टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज लाइट, जिसको लोग पीपीएल के नाम से भी जानते हैं। डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज लाइट, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता हो, लेकिन पीपीएल के टुवर्ड्स अलग अलग बिहेवियर देखने को मिलता हो, ऐसे कंपाउंड को एक दूसरे के सापेक्ष में ऑप्टिकल आइसोमर्स कहा जाता है। इसमें एक टर्म और आती है, कंपाउंड which able to rotate plane polarized light PPL are called optically active compound। ऐसे कंपाउंड जो पीपीएल को घुमाने के काबिल होते हैं बेड़ू, तो उनको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ये छोटी छोटी बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, 2-4 मिनट में खत्म हो जाएंगी, शायद आप इनसे पहले वाकिफ भी रहे होंगे। उम्मीद है आप एक एक बार तो आइसोमेरिज्म सब पढ़ के आए हैं, भले ही आपने रिवीजन नहीं किया हो, भले ही आपने सीट ना लगाई हो, लेकिन एक एक बार आपने नाम जरूर सुना कक्षा 11 में। आज अपन उन्हीं को रिवाइज कर रहे हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है। पीपीएल के टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज लाइट इसे कहा जाता है, जिसको आलसी लोग पीपीएल के नाम से जानते हैं। उसके टुवर्ड्स उनका बिहेवियर अलग अलग देखने को मिलता है। ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को घुमाने के काबिल होते हैं उन्हें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड भी कहा जाता है। एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है, शायद आप जानते होंगे, बट फिर भी मैं आपके लिए बना देता हूँ। बेसिक सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है कि इधर आप एक लाइट सोर्स लेते हैं, ऐसा एक बल्ब लेते हैं, वहां से आपका लाइट बाहर निकलेगा।
तो ये लाइट के फील्ड वेक्टर है। हालांकि फील्ड वेक्टर हर दिशा में पास आउट होता है, लेकिन इसे निकोल प्रिज्म से पास करने के बाद हम प्लेन पोलराइज लाइट लेते हैं। प्लेन पोलराइज लाइट बोले तो ये लाइट के फील्ड वेक्टर जो एक ही डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, उसको प्लेन पोलराइज लाइट कहा जाता है। लेबोरेटरी में हमारे पास एक ऐसा ट्यूब रहता है जिसको अपन पोलरीमीटर ट्यूब कहते हैं। ये आपका पोलरीमीटर ट्यूब है, और इस ट्यूब में अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको आपको पता करना है कि भाई साहब वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, उस अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड का घोल बना के उस पोलरीमीटर ट्यूब के भीतर डाल दिया जाता है। मान लीजिए वो कंपाउंड ए है, और इस साइड से मैंने लाइट सोर्स से जो लाइट का फील्ड वेक्टर बाहर निकल के आया है, उस लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट कहा गया, उसको पोलरीमीटर ट्यूब से पास किया गया। और साहब एक साइड से प्लेन पोलराइज लाइट को पास किया गया, और बाहर एक्सपेरिमेंट में हमारे पास लेबोरेटरी में ऐसा सेटअप होता है कि अपना गजोदर बीड़ू जो है यहाँ बैठ के अपना आंख लगा के बैठा है, और इनपुट से लाइट आउट पास आउट हो रही है, और आउटपुट में वो अपनी आंख लगा के देखता है। अगर आउटपुट में इनपुट के रेस्पेक्ट में, ये आपका इनपुट था, इनपुट के रेस्पेक्ट में, इनपुट वर्टिकल था, इनपुट के रेस्पेक्ट में अगर आउटपुट में आपका लाइट का फील्ड वेक्टर रोटेट हो जाता है थीटा एंगल पे, हो सकता है वो थीटा एंगल क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा हो सकता है वो थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा हो। अगर थीटा एंगल क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, अगर रोटेट होता है तो ऐसे कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहा जाएगा। मतलब वो जो भीतर कंपाउंड ए बैठा था ना आपका अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, उसको हमने कह दिया साहब वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, क्योंकि उसमें इतना चमत्कार था, उसमें इतनी काबिलियत थी कि उसने प्लेन पोलराइज लाइट के साथ कोलिजन करके, इंटरफेरेंस करके और उसे रोटेट करने पे अपनी काबिलियत दिखाई है। और क्या हो रहा सब भाई, एक हाँ जी। और हाँ जनता, कुछ ना बोला, पहली वाली जगह जहां से हम थे वहीं से वापस स्टार्ट कर रहा हूं। तो वो जो कंपाउंड था, कुछ बीच में ग्लिच आ गया था, सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। तो एक नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने लिया और उसका घोल बना के पोलरीमीटर ट्यूब के भीतर डाल दिया भाई। अब भीतर डालने के बाद हमने दूसरी साइड से इस साइड से हमने प्लेन पोलराइज लाइट पास की, इधर इस कंपाउंड का भीतर घोल बना के डाल रखा है। अब बाहर आउटपुट में हमने आंख लगा के देखा, अगर आपका पोलराइज लाइट, जो लाइट का फील्ड वेक्टर अगर घूम जाता है, चाहे वो क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज घूमे, थीटा एंगल पे अगर घूम जाता है, तो मैं कहूंगा कि जो अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए था, उसने लाइट को घुमाने में अपनी काबिलियत दिखाई। तो कंपाउंड विच आर एबल टू रोटेट द लाइट फील्ड वेक्टर आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो इस अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपन क्या कह देंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कह देंगे। एक के साथियों ऐसा भी तो हो सकता था कि इनपुट में आपका लाइट फील्ड वेक्टर वर्टिकल है और आउटपुट में भी वो वर्टिकल का वर्टिकल ही रह जाए, मतलब वो घूमे ही ना, जैसा इनपुट में था वैसा का वैसा ही आउटपुट में मिल जाए। अगर लाइट फील्ड वेक्टर के साथ है, जो आपका लाइट का फील्ड वेक्टर है, लाइट का, उम्मीद है आपको पता होगा, जैसे बल्ब जल रहा है और इससे लाइट आ रही है, तो ये जो लाइट का फील्ड वेक्टर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का फील्ड वेक्टर उसका बनता है। सारी फिजिक्स की बातें हैं, अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो इतनी ही काम की चीज है कि भाई साहब लाइट का फील्ड वेक्टर वहां बना हुआ है। और यह जो लाइट इस पोलरीमीटर ट्यूब से पास आउट होती है, आउटपुट में अगर थीटा एंगल पे घूम जाती है, तो बोल देते हैं वो कंपाउंड अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका घोल बना के आपने ट्यूब के भीतर रखा था, वो ऑप्टिकली एक्टिव है। और मान लीजिए अगर वो नहीं घूम पाया, जैसा इनपुट था वैसा का वैसा ही आउटपुट में आप ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो फिर आप कहेंगे कि वो अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, इनफैक्ट उसका दूसरा नाम दे दिया जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो उम्मीद है आपको ये बात तो खोपड़ी तक जा चुकी होगी कि मान लीजिए कोई भी कंपाउंड ये आपने ले लिया और कोई भी आपसे पूछे कि बता बेड़ू ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, क्या करना है आपको, उसका घोल बनाइए, और घोल बना के लेबोरेटरी में हमारे पास एक ट्यूब होती है जिसको पोलरीमीटर ट्यूब कहते हैं, उसके भीतर डाल दीजिएगा और एक साइड से लाइट का फील्ड वेक्टर पास कीजिएगा, आउटपुट में अपनी आंख लगा लीजिएगा, इधर भीतर भीतर कुछ कुछ इंटरेक्शन होगा और आउटपुट में अगर लाइट का फील्ड वेक्टर घूम जाता है तो कह देना कि साहब ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव था।
और मान लीजिए नहीं घूमा, जैसा इनपुट में था वैसा का वैसा ही आउटपुट में रहता है, तो बोल देना कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं था, वो इनफैक्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव था। तो ये लेबोरेटरी में हम पता कर लेते हैं कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ठीक है जी। आप साहब थ्योरेटिकली कैसे पता करेंगे, कोई भी कंपाउंड को देखकर कैसे पता कर सकते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है? तो उसमें जो पहली चीज आती है वो होती है साथियों कायरल सेंटर। ऐसे कंपाउंड जिनमें कायरल सेंटर मौजूद होता हो, एक ही कायरल कार्बन मौजूद होता हो, ऐसे कंपाउंड जिसमें एक ही कायरल कार्बन मौजूद होता हो, वो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। तो ऐसा हुआ कैसे? साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि दुनिया भर के कंपाउंड लिए और दुनिया भर के कंपाउंड का घोल बना बना के पोलिमेट्रिक ट्यूब के भीतर रखा, आउटपुट में आंख लगा के देखते रहे, हर कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव का दर्जा दे दिया। फिर उन्होंने बोला कि हमने ये लेबोरेटरी में पाया गया है कि जिस कंपाउंड में एक ही कायरल कार्बन मौजूद होता हो वो हमेशा पीपीएल को घुमा देता है, वो हमेशा लाइट के फील्ड वेक्टर को रोटेट कर देता है, इसका मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये उन्होंने थ्योरेटिकल तरीका दिया कि अगर कायरल कार्बन वहां मौजूद होगा, एक ही कायरल कार्बन, तो फिर वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। इनफैक्ट उन्होंने तो बड़ी राज की बात बताई थी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर एब्सेंट होती हैं तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। वो एक अलग जोन है, आज अपन उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आज अपन चर्चा करेंगे वो कायरल सेंटर पे चर्चा करेंगे। तो पहली चीज तो ये थी कि साहब वो कायरल सेंटर वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो फिर कायरल सेंटर कहते किसको है? तो ये बेसिक सा आइडिया आपको पता होना चाहिए, व्हाट आर द कायरल सेंटर। उम्मीद है आपको हल्का फुल्का आइडिया होगा कायरल सेंटर का। फिर भी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, व्हाट आर द कायरल सेंटर। कायरल सेंटर कहते हैं ऐसे कार्बन को या ऐसा एटम कह दीजिए जो sp3 हाइब्रिडाइज हो। ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइज होने के अलावा जब sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो चार ग्रुप उस पर लगे रहेंगे। चारों ग्रुप जो है 4 डिफरेंट वैलेंसी होनी चाहिए। sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी होगा, 4 डिफरेंट वैलेंसी होंगी। तो ऐसे सेंटर को कायरल सेंटर कह दिया जाएगा। बात ठीक ठीक समझ आई है कि नहीं आई, ये एग्जांपल से पता कर लेते हैं। कार्बन लिया, यहाँ लिया हाइड्रोजन, यहाँ लिया ड्यूटेरियम, यहाँ लिया मिथाइल और यहाँ ले लिया आपने इथाइल। पहले तो मेरा सवाल है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए साथियों। तो कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 होंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगा बड़ू? sp3। हाइब्रिडाइजेशन sp3 मिला। चूंकि चारों ग्रुप अलग अलग हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद अगर कार्बन से ग्रुप जुड़े हुए जो हैं वो चारों अलग अलग होते हैं तो ऐसे कार्बन को कायरल सेंटर कहा जाता है और इसे एक स्टार मार्क से डिनोट किया जाता है। ये कार्बन एक कायरल सेंटर है और इस पे तारा बना के हमने ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है कि वो कार्बन आपका कायरल सेंटर है। तो ये छोटी सी एक इंफॉर्मेशन थी। देखिए मैं पिछले पेज पे एक बार वापस चला जाता हूँ, अब तक हमने क्या पढ़ा है। तो आज के लेक्चर में हमने बस इतना सा देखा है कि बात क्या थी यार, बहुत छोटा हो गया भाई, ये थोड़ा बड़ा हो ले, ये ले, कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं वो पता होना चाहिए। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होता है और जो लाइट के फील्ड वेक्टर के थ्रू अपना अलग अलग बिहेवियर दिखाता है उन्हें ऑप्टिकल आइसोमर्स कहा जाता है। ऑप्टिकल आइसोमर्स से लेबोरेटरी में कैसे चेक किए जाते हैं, कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा, तो उसका घोल बना के पोलियोमीटर ट्यूब के भीतर रख देते हैं, इधर से पीपीएल को पास करते हैं और अगर लाइट घूम जाता है तो बोल देते हैं कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। दोनों केस में हो सकता है। और अगर लाइट नहीं घूमता तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यहाँ पर साइंटिस्ट लोगों ने अपने एक नई डिस्कशन को, नई थ्योरी को जन्म दिया जो था कायरल सेंटर का। तो पता होना चाहिए कायरल सेंटर क्या बला होती है। तो इसी चीज को हमने अगले पेज पे पता करने की कोशिश की, व्हाट आर द कायरल सेंटर्स। तो कायरल सेंटर्स ऐसे एटम होते हैं जो sp3 हाइब्रिडाइज हो और जिनके चारों डिफरेंट वैलेंसी, उनको कायरल सेंटर कहा जाता है और उन पे स्टार मार्क लगा के ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि वो कायरल सेंटर है। एक आधा एग्जांपल और कर लेते हैं, पिक्चर थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए नाइट्रोजन ले लिया और इसके सर पे लोन पे ले लिया होता, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और यहाँ पर ट्रिटियम ले लिया होता। सबसे पहले तो साथियों मुझे ये चाहिए कि नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन देखूंगा तो इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन वाला, एक ड्यूटेरियम वाला, एक ट्रिटियम वाला और एक लोन पेयर वाला, सॉरी 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोकलाइज लोन पेयर, याद कीजिए मैं पढ़ा क्या है, लोकलाइज एंड डीलोकलाइज। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोकलाइज लोन पेयर, टोटल हाइब्रिड आपके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। साथियों ये मैंने खुद नहीं बताया है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू हाइब्रिड ऑर्बिटल अभी रिसेंटली आपको पढ़ा के आया हूँ थोड़े ही दिन पहले, 2 4 5 10 दिन पहले जीओसी में। तो उम्मीद है आपको याद रहा होगा। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो होते हैं सिग्मा बॉन्ड प्लस, हर कोई सा लोन पेयर नहीं होता साहब, लोकलाइज लोन पेयर,
लोकलाइज लोन पेयर, अब जो जनता रेगुलर क्लास कर रही है उन्हीं को मुनाफा होगा, उन्हीं को आइडिया होगा कि लोकलाइज लोन पेयर किसको कहा जाता है। ऐसा लोन पेयर जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता हो उनको लोकलाइज लोन पेयर कहा जाता है। तो ये लोकलाइज लोन पेयर है। 3 सिग्मा बॉन्ड होगी इसमें। अगर ये समेशन आपका 2 आ जाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 2 आती है तो आप हाइब्रिडाइजेशन sp बोलते हैं, 3 आता है तो sp2 बोलते हैं, और 4 आता है तो sp3 बोलते हैं, और ऐसा करते करते आप आगे चल सकते हैं साहब, sp3d ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड आ गए। एक लोन पेयर है तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 4 हो गई, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। sp3 होने के बाद चेक करता हूं कि हाइड्रोजन अलग है, ड्यूटेरियम अलग है, ट्रिटियम अलग है, और लोन पेयर भी अलग। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम और लोन पेयर चारों अलग अलग हैं, इसका मतलब नाइट्रोजन एक कायरल सेंटर की तरह ट्रीट होने वाला है। बट किंतु परंतु मान लीजिए मैंने फोटो ऐसा ले लिया होता, नाइट्रोजन कार्बन का लड़ ले लिया होता और यहाँ पर ले लिया ये लेबिडोस मिथाइल ले लिया होता, एक हाइड्रोजन यहाँ भी ले लिया होता। मेरा सवाल है क्या ये वाला नाइट्रोजन भी कायरल सेंटर है? तो देखिए नाइट्रोजन जब जब 3 बॉन्ड बनाता है, ये पता होना चाहिए आपको, नाइट्रोजन जब जब 3 बॉन्ड बनाता है इसके सर पे कोई संपत्ति रहती है, क्या बोलते हैं उसको, लॉन पेयर। तो नाइट्रोजन साथियों 3 बॉन्ड बना रहा है, ये रहा बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड, 3 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली इसके सर पे एक लॉन पेयर पड़ा हुआ नजर आ रहा है। 3 सिग्मा बॉन्ड एक लॉन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 हुआ। तो हाँ साहब ये कायरल सेंटर है। तो जो एग्जांपल मैं करवाने की कोशिश कर रहा था वो तो गजोदर भैया अगला वाला है। मान लीजिए फोटो अगले ने सेम ले लिया होता, यही नाइट्रोजन, इस पे एक हाइड्रोजन भी बैठा है, और हाइड्रोजन को जूम करके दे दिया, और यहाँ पर सुगले ने पाई बॉन्ड दे मारा था। अब मेरा सवाल है क्या नाइट्रोजन अभी भी कायरल सेंटर है? अब मैं जनता से जवाब चाहता हूं साहब, इस पॉइंट पे मैं जनता से इंटरेक्ट करना पसंद करूंगा। मेरा सवाल है क्या एग्जांपल नंबर 4 में नाइट्रोजन अभी भी कायरल सेंटर है? मुझे यस और नो में जवाब चाहिए साथियों। अरे है क्या रे? अरे रंजन साहब बोल रहे हैं ना 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 ना, गुप्ता जी भी बोल रहे हैं ना 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 ना, बाकी जनता क्या बोल रही है भाई? नहीं है, नहीं है, काहे नहीं है, काहे 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 काहे? तो पता चलता है साथियों आज जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है उसके बीच में और एक पाई बॉन्ड के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड का फासला है। लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में जब जब एक सिग्मा बॉन्ड का फासला होता है लोन पेयर कुछ कर रहा है। अरे क्या कर रहा है? रेजोनेंस कर रहा है। और जब रेजोनेंस करेगा तो लोन पेयर लोकलाइज है या था? लोन पेयर हो गया साथियों आपका डीलोकलाइज लोन पेयर। अगर आप हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या निकालते हैं तो वो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोकलाइज लोन पेयर आता है। यहाँ पर 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन लोन पेयर लोकलाइज नहीं है, डीलोकलाइज है, आपके काम का नहीं रहा। महज और महज 3 ही सिग्मा बॉन्ड आपके काम के हैं, 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड। तो इस बार हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा ही नहीं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा रे बिडू? sp2। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो कायरल सेंटर है या था? है या था? कायरल सेंटर नहीं रहेगा, तो ये वाला आपका कायरल सेंटर नहीं रहेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होने चाहिए कि साहब कायरल सेंटर किसको कहा जाता है। ठीक ठाक बात समझ जाते हैं तो एक दो उपले दर्जे की भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए अगले पेज पे चलते हैं। ठीक ठीक समझ आ रहा है मेरे हिसाब से, जनता का रेस्पॉन्स मैं पढ़ पा रहा हूं। ये ले साहब अगला एग्जाम्पल। मान लीजिए उसी फोटो को थोड़ा बड़ा करते और CS3 ले लिया होता, यहाँ CH ले लिया होता, यहाँ CS2 ले लिया होता, यहाँ CS3 ले लिया होता, और एक फोटो इस पे ये भी ले लिया होता CS2 और CS3। और सवाल ये पूछा जाता कि इस कंपाउंड में जो जो कायरल सेंटर है, इस कंपाउंड में जो जो कायरल सेंटर है उन सबको आप मार्क कीजिएगा, जहां जहां कायरल सेंटर। तो बारी बारी से चर्चा करते हैं। क्या पहला वाला कायरल सेंटर है? CS3 ना 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 ना, क्योंकि तीनों हाइड्रोजन सेम हो गए। क्या CS2 है? ना, ये भी दोनों हाइड्रोजन सेम हो गए। CS3 ना, ये भी तीनों हाइड्रोजन सेम हो गए, ये भी दोनों, ये भी दोनों, ये भी दोनों। इसका मतलब ये तो कायरल सेंटर नहीं, लेकिन क्या CH वाला कायरल सेंटर है? अरे है कह रहे हैं, हाँ मिश्रा जी कह रहे हैं, हाँ अनूप साक्या गोयल साहब बिल्कुल कह रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, ये गर्ग साहब ने भी यस में जवाब दिया। चेक करता हूँ। इस कार्बन की चर्चा करूं तो इस कार्बन पे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन तो कंफर्म है कि sp3 है, उसके बाद CH3 CH अलग अलग है, अलग अलग है। लेकिन डाउट ये आ गया कि ये CS2 और ये CS2 तो सेम हो गया, तो फिर कायरल सेंटर कैसे हुआ? अरे भाई CS2 तो सेम हो गया, तो फिर ये कायरल सेंटर कैसे हुआ? अरे प्रखर शुक्ला साहब कह रहे हैं कि साहब CS2 तक मत रुकिए, आगे बढ़िए, पूरा का पूरा ग्रुप चेक कीजिए। हाँ जनाब, पूरा का पूरा लड़ जहां तक नजर जाती है वहां तक चेक करेंगे, तब जाके आप पता करेंगे तो लाल गोले में जो ग्रुप बैठे हैं वो सेम है या अलग अलग।
अलग अलग है, पूरा एंड तक चेक करना है। हाँ, अब साबित हो चुका है ये कार्बन आपका कायरल सेंटर है, बिल्कुल परफेक्ट। तो ये एक ज्ञान की बात थी कि भाई साहब रुकना नहीं है, पूरा एंड तक चेक करना है। चलिए, अब तक मैं जूम करके दे रहा था, लाइन डायग्राम में आपको सजा के देता हूँ। एक ऐसा फोटो दे दिया है, यहाँ दिया अगले ने क्लोरीन और यहाँ दे दिया अगले ने ब्रोमीन। सवाल ये पूछा जा रहा है कि इसमें कितना कायरल सेंटर है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में बात यही थी कि आपको H और CH3 तो अलग अलग थे, लेकिन ये जो ग्रुप देखें CH2 CH3 और नीचे वाला CH2 CH2 CH3, ये पूरा का पूरा एंड तक देखना है। तो ये एक कार्बन की लड़ 2 कार्बन और ये कार्बन की लड़ 3 कार्बन की लड़ है, दोनों गोले जो एंड तक जा रहे हैं वो अलग अलग है। तो चारों ग्रुप अलग अलग हो गए जी। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 में बताइए साहब, कितने कायरल सेंटर है? और कितना कायरल सेंटर है भाई? तो हमें भी ना पता, तो चेक करते हैं, बारी बारी से चेक करते हैं। इस कार्बन की तरफ देखो तो कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है साथियों। फिलहाल इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं। सर मुझे तो एक ही बॉन्ड दिखाई दे रहा है। अरे एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो 3 किसके साथ बना रखे हैं? हाइड्रोजन के साथ। तो तीनों हाइड्रोजन सेम है, इसका मतलब वो कायरल सेंटर नहीं हो सकता। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन हिडन है। दोनों हाइड्रोजन एक बार फिर से सेम हो गए, तो वो भी कायरल सेंटर नहीं हो सकता है। ऐसे ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्या ख्याल क्या है आपका क्लोरीन वाले के बारे में? क्या ख्याल है क्या? हाँ जी, क्लोरीन वाले पे देखूं तो 3 बॉन्ड तो बना रखे हैं, इसका मतलब एक हाइड्रोजन हिडन है। हाइड्रोजन क्लोरीन अलग अलग, छुटका मिथाइल और बड़का ग्रुप पूरा का पूरा अलग अलग है। हाँ साहब, छोटा मिथाइल और बड़ी कार्बन की चेन पूरा एंड तक देखना है, अलग अलग है। इसका मतलब ये कार्बन जिस पे क्लोरीन लगा है वो एक कायरल सेंटर होगा। इसको आप स्टार मार्क बना सकते हैं। ये लीजिए साहब, तारा बना देते हैं। आगे क्या आपको ब्रोमीन वाले के बारे में क्या ख्याल है? तो यहाँ पे भी पता चलता है हाइड्रोजन ब्रोमीन अलग अलग है। आजू वाला इथाइल ग्रुप 2 कार्बन की लड़ इथाइल ग्रुप, और बाजू वाला बड़ी कार्बन की लड़, ये पूरा का पूरा एंड तक चेक करना है, अलग अलग है। इसका मतलब ये कार्बन भी आपका क्या होगा? एक कायरल सेंटर होगा। तो कितने कायरल सेंटर हैं साथियों? यहाँ पर 2 ठो कायरल सेंटर हैं। बात समझ आई क्या रहा है? और ठीक ठीक समझ आई तो एक एग्जाम्पल मेरे को ये भी बता दे कि मान लीजिए अगले ने फोटो ऐसा ले लिया होता कि फास्फोरस ले लिया होता, पी डबल बॉन्ड वो ले लिया होता, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ड्यूटीरियम और यहाँ ट्रीटियम ले लिया होता। मेरा सवाल है, क्या ये फास्फोरस कायरल सेंटर है? और चेक कर बिडू, तो फास्फोरस ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं? तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए, एक ऊपर है। देखिए 2 बॉन्ड में से एक तो सिग्मा है साथी, तो एक सिग्मा इधर है, 3 सिग्मा इधर है, टोटल सिग्मा 4 हो गए। पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन में कोई किरदार नहीं होता। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 और 3 और 4 सिग्मा बॉन्ड, ऊपर 2 में से एक सिग्मा है, एक पाई है। टोटल 4 सिग्मा हो गए। हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 4 आ गई, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या मिल गया है? sp3 मिल गया है। उसके बाद देखूं तो हाइड्रोजन ड्यूटीरियम ट्रीटियम अलग अलग है, और ऑक्सीजन चाहे वो सिंगल बॉन्ड से या डबल बॉन्ड से, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ रहा है कि चारों जो ग्रुप हैं वो फास्फोरस से जो कनेक्टेड है क्या अलग अलग हैं? हाँ, ऑक्सीजन आज डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो हाँ साहब, फास्फोरस भी आपका क्या होगा? एक कायरल सेंटर कहलाएगा। मान लीजिए यही फोटो अगले ने ऐसा ले लिया होता कि फास्फोरस की जगह सुगले ने सल्फर दे मारा होता, और यहाँ दे दिया मिथाइल, यहाँ दे दिया इथाइल, और अब पूछा होता बता सल्फर के बारे में क्या ख्याल है? तो बीडू मेरे को ये बता कि सल्फर कितने बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शायद PCl5SF6 ये पढ़ के आया है तो केमिकल बॉन्डिंग में, तो SF6 सल्फर मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाता है भाई? 6 ठो। सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है, लेकिन फिलहाल बना रहा है 4। इसका मतलब कुछ छुपा हुआ है। जनता जवाब दे रही है मुझे, करेक्ट है। जो छुपा हुआ है वो लोन पेयर है। कहीं भी बना सकते हैं आप, नीचे बनाए, बाजू में बनाए, आजू में बनाए, वो आपकी मर्जी है। लोन पेयर कहीं भी बनाए, यहाँ बनाए, यहाँ बनाए। हम लोग रियल ज्योमेट्री पे नहीं जा रहे, मैं तो कायरल सेंटर की तलाश में हूँ। सल्फर पे देखूं तो एक सिग्मा बॉन्ड मिथाइल के साथ है, एक सिग्मा बॉन्ड इथाइल के साथ है, ऊपर वाले में से एक सिग्मा है, एक पाई है, लेकिन एक सिग्मा मेरे काम का है। 3 सिग्मा अगर एक लोन पेयर है, 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर। अगर पिछले पेज पे जाता हूं तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, 3 सिग्मा एक लोन पेयर, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 4। तो हाइब्रिडाइजेशन बता रहा बेडू क्या आया? क्या आया रे? जे आया sp3, यानी सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन का जो उधर भैया मिला sp3। चेक करता हूं, मिथाइल इथाइल ऑक्सीजन और लोन पेयर चूंकि चारों अलग अलग हैं, इसका मतलब सल्फर एक कायरल सेंटर की तरह काम करता हुआ नजर आएगा। उम्मीद है यहां तक दामन आपने पकड़ लिया है। कायरल सेंटर शायद आपको देखना आ चुका होगा। और प्रैक्टिस चाहते हैं, मैं एक आधा एग्जांपल और करवा देता हूं आपको। ये है, मान लीजिए ये लेना हुआ एग्जांपल, अगले ने फोटो ऐसा ले लिया होता कि 6 का डब्बा, और यहाँ पर ले लिया हो साहब क्लोरीन, यहाँ पर ले लिया क्लोरीन। अब मुझे जनता से जवाब चाहिए, कितना कायरल सेंटर है? चेक करते हैं। ये तो देखिए, ये ऊपर वाला ये कार्बन तो कायरल सेंटर नहीं हो सकता, क्योंकि 2 बॉन्ड बनाने के बाद दोनों हाइड्रोजन कॉमन है।
ये कार्बन भी कायरल सेंटर नहीं हो सकता, 2 बॉन्ड बनाने के बाद दोनों हाइड्रोजन कॉमन है। क्लोरीन वाले कार्बन के बारे में क्या ख्याल है? सोचता रहा तो पता चलता है कि जन 3 बॉन्ड तो बना रखे हैं, चौथा क्या बना रखे है? हाइड्रोजन है। तो जो हाइड्रोजन छुपा हुआ है एल है, हाइड्रोजन क्लोरीन अलग अलग। और फिर देखूं तो ऊपर वाला रास्ता और जो नीचे वाला रास्ता सेम है कि अलग अलग है? ये तुम देख के बताओ मुझे। तो पता चलता है ऊपर वाले रास्ते में बहुत दूर दूर तक कोई क्लोरीन नहीं है, लेकिन नीचे वाले रास्ते में जस्ट निचले ही कार्बन पे क्लोरीन मिल रहा है। नीचे वाले रास्ते में अगले ही कार्बन पे क्लोरीन मिल रहा है, जबकि ऊपर वाले रास्ते में कहीं भी क्लोरीन का खुशबू नहीं आ रहा है। इसका मतलब हाइड्रोजन क्लोरीन अलग अलग है, ऊपर वाला रास्ता और नीचे वाला रास्ता भी अलग अलग है। इसका मतलब ये कायरल सेंटर कहलाएगा। ठीक बात समझ आई भाई साहब? चलिए चेक करते हैं नीचे वाले कार्बन पे क्या हालचाल है। अगर इस कार्बन पे भी चर्चा करूं तो इसने भी 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो इस पे क्या मौजूद रहा होगा? तो इस पे भी एक हाइड्रोजन मौजूद रहा होगा। हाइड्रोजन क्लोरीन अलग अलग है। ऊपर वाला रास्ता क्या आपको फील आ रहा है? ऊपर वाला रास्ता और नीचे वाला रास्ता ये भी अलग अलग है। हाँ, ऊपर वाले रास्ते में क्लोरीन है, जबकि नीचे वाले में है या था। इसका मतलब ये भी एक कायरल सेंटर होगा। अरे समझ आया भाई? ठीक समझ आया तो एक एग्जांपल और करके बता फिर मेरे को। ये लास्ट एग्जांपल। मान लीजिए 6 का डब्बा। देखिए मैं बहुत ही बेसिक बेसिक से सवाल ले रहा हूं, लेकिन कंसेप्ट जो आधार होता है ना वो यहीं से मजबूत बनता है। यहाँ लिया क्लोरीन और यहाँ लिया ब्रोमीन। अब जनता की साइड से मुझे रेस्पॉन्सिव, मैं जनता का चैट देख रहा हूँ साहब, मुझे ये बताइए कि इसमें कितना कायरल सेंटर है भाई? बोलो भाई साहब। कैब साहब ने बोला 2 ठो, पीयूष राज साहब ने बोला 0, साक्या जी ने 0 0 0, शांतनु जी 0, जनता 2 और 0 के बीच में मिक्स जवाब आ रहा है। कुछ लोग नन्ना नन्ना ला लिख रहा है। एक सुगले ने 4 भी दिया, हमारा ऊपर चला गया, ज्यादा नाम ना पढ़ पाया मैं उसका। ले भाई तो चेक करते हैं अब इस कंपाउंड में कितने कायरल सेंटर है। ये ले, मुझे ये बता कि क्या ये वाला कायरल सेंटर होगा? क्योंकि ये तो CS2 है, सुगले है, तो दोनों हाइड्रोजन सेम है। ये भी CS2 है, ये भी CS2 है, ये भी CS2 है, तो कायरल सेंटर तो यहाँ तो हो ही नहीं सकते। तो जो ये सुगले ने 4 जवाब दिया था, नाम तो उड़ गया उसका, वो तो हो ही नहीं सकता। अब इस पे देखता हूँ क्या ये कायरल सेंटर हो सकता है। चेक करते हैं क्या क्या है इस पे। हाइड्रोजन क्लोरीन अलग अलग। उसके बाद देखूं तो आजू वाला रास्ता और बाजू वाला रास्ता जे आजू वाले रास्ते में भी 2 कार्बन के बाद नीचे कौन मिल रहा है? ब्रोमीन। जब बाजू वाले रास्ते से भी 2 कार्बन के बाद कौन मिल रहा है? ब्रोमीन। मतलब आजू वाला रास्ता और बाजू वाला रास्ता अलग अलग की सेम? सेम है भाई साहब। इसका मतलब अगर रास्ते सेम है तो फिर ऊपर वाला कायरल सेंटर है या था? कायरल सेंटर नहीं होगा। क्या आपको फील आ रहा है? नीचे वाला भी कायरल सेंटर नहीं होगा। ए बीड़ू, टुकुर टुकुर क्या देख रहा है? तनिक बताओ कि नीचे वाला होगा कि नहीं? अच्छा, नीचे वाला ब्रोमीन कायरल सेंटर होगा कि नहीं? नहीं होगा। ठीक पकड़े हो बुड़बक, क्योंकि वो भी आजू वाला रास्ता और बाजू वाला रास्ता सेम हो जाएगा, इसलिए वो भी कायरल सेंटर नहीं होगा। उम्मीद है साथियों अब तक का जो सफर था आज के लेक्चर में वो आपको क्लियर हो चुका है। आज के लेक्चर में हमने मोटा फोकस, अब तक बोल रहा हूं, वो देखा है कायरल सेंटर क्या होता है, वो आपको मजा आ गया। ये आयुष साहब बोल रहे मजा आ गया। और उससे पहले एक पोलरीमीटर ट्यूब का एक्सपेरिमेंट, हालांकि आप उस चीज से वाकिफ थे, लेकिन मैंने समराइज वे में, उससे छोटे से समराइज वे में आपको समझा दिया कि भाई कंपाउंड जो पीपीएल को घुमाएगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और जो नहीं घुमाएगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। अब जो बड़ी चीज है, जो आज के लेक्चर को मैंने मकसद लेते हुए आज का लेक्चर डिजाइन किया है, वो बड़ी चीज आपके सामने आ रही है, वो है आरएस नोमेनक्लेचर। देखिए अब तक जो दोनों चीजें बताई ना, इसमें जनता को तकलीफ होती भी नहीं है, बहुत ही बेसिक चीजें थी। अब जो चीज आ रहा है ना, वो बड़ी नासु चीज आ रही है। तो पहले तो ये बताओ कि अब तक तकलीफ ना हुई तो मैं आगे बढ़ूं। और ये 2 मिनट की सांस ले लेते हैं पहले। चौधरी गड़ा तर कर लेता है। हाँ सुगले, चौधरी आज अपनी बाटली सागी लेके आया। हाँ, कोरोना तबाही मचा रहा है। अबे सुगले रोज रोज बोल रहे हैं कि
टेस्ट का सिलेबस क्या रहा है जालिम इंसानों, टेस्ट का सिलेबस सी सेट पे जाके कभी चेक कर लिया करो, नोटिस बोर्ड को भी, उसमें सब कुछ धरा धराया है, मास्टर से पूछने की जरूरत नहीं होती। हालांकि बता देता हूँ जीओसी आ रहा है उसमें, ठीक है। जय एक शुक्ला आईपीएल आईपीएल खेल रहा है। एक राज पुरोहित साहब बोल रहे हैं साहब आइसोमेरिज्म कितने लेक्चर चलेगा, तो मुझे ऐसे क्यों लगता है सुगली जनता आधी बार आती है आधी बार नहीं आती है, क्योंकि जो बंदा पहले लेक्चर से मेरे साथ जुड़ा हुआ उसको सब पता है कि आइसोमेरिज्म कितने लेक्चर चलेगा। पहले लेक्चर में लेक्चर प्लान देके बता दिया था कि भाई 2 लेक्चर स्ट्रक्चरल पढ़ेंगे, 1 लेक्चर ज्योमेट्रिकल पढ़ेंगे, 1 कन्फर्मर पढ़ेंगे, 2 ऑप्टिकल पढ़ेंगे। तो 1 तारीख के आसपास जो है वो आइसोमेरिज्म अपना रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो मंडे आएगा उसमें क्लास 12 प्रॉपर चालू हो जाएगी। अब तक तो जीओसी और आइसोमेरिज्म रिवीजन मोड में चल रहा था। कृष्ण साहब कह रहे हैं साहब अपन ट्रेन में चल रहे हैं, लेक्चर आपके देख रहे हैं। चलिए जी, तो यहां तक अगर बातें क्लियर हैं तो मैं आगे बढ़ूंगा। मुझे जनता से जवाब चाहिए, यस और नो। बढ़ेंगे आप, बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट। अब मैं आपसे फिर से गुजारिश करता हूं, आप चैट से हाथ हटा दीजिएगा। अगले 15 से 20 मिनट फिर से सुकून से समझिएगा साहब, जितना आप लिखेंगे उतना आपका कंसंट्रेशन टूटेगा। अब मैं चैट भी आपकी हाइड कर रहा हूं, अगले 15 मिनट तक चौधरी आपकी चैट नहीं देखने वाला है, क्योंकि चौधरी फोकस करने वाला कार्बन के साथ खेलने में। अरे सुनता रह सुनता रह सुनता रह, ठीक है जल भाई। तो पहले पहले देख के मुझे ये बता कि एक कंपाउंड आपके सामने दिखाई दे रहा है, जिस कंपाउंड में देखते देखते मुझे बता कि कहीं कायरल सेंटर है क्या, कहीं कायरल सेंटर है क्या। जनता जवाब दे रही है हाँ हाँ साहब, CH3 CH2 CH3 ये तो कायरल सेंटर नहीं, लेकिन क्या CH कायरल सेंटर है, हाँ अभी भी पढ़ा गया है। तो ये एक कायरल सेंटर है। मेरा सवाल ये है कि जिस कार्बन को आपने कायरल सेंटर मार्क किया उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा है, sp3। अगर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो मुझे ये बताइए, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ज्योमेट्री प्लेनर या नॉन प्लेनर। अरे ज्योमेट्री प्लेनर या नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर ज्योमेट्री होगा, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp या sp2 वाला होता है तभी ज्योमेट्री प्लेनर होता है, sp3 होता है तो ज्योमेट्री नॉन प्लेनर होता है। जीआई में पढ़ा के आए हूं आपको, वेस्डेस का कॉम्बिनेशन बनेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो। कहने का मतलब ये जो कंपाउंड आपके सामने पड़ा हुआ है, अगर इसका मैं आईयूपीएसी नाम लिखता हूं तो ये 4 कार्बन की लड़ है, 1 2 3 और 4, तो इसका नाम होगा ब्यूटेन, और 2 नंबर पे 1 और 2 2 नंबर पे OH है, तो पूरा नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ओल। ये जो कंपाउंड आपके सामने दिखाई दे रहा है उसका पूरा नाम है ब्यूटेन 2 ओल, जिसमें आपने मुझे ये बताया कि ये जो कार्बन है वो कायरल सेंटर है, sp3 हाइब्रिडाइज है, तो यहाँ वेस्डेस का कॉम्बिनेशन डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि ज्योमेट्री आपकी कैसी होगी, नॉन प्लेनर होगी। बस सुनते रहे आप, अगर ज्योमेट्री नॉन प्लेनर होगी तो फिर नेचर में ये कंपाउंड ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा जैसा आपको दिखाई दे रहा है। रियलिटी में कंपाउंड कैसे दिखाई देगा, मैं इसको लाइन डायग्राम में सजा रहा हूँ। जो 2 नंबर का कार्बन है उस पे OH मैंने वेज पे बैठाया है, और उस कार्बन पे, इस कार्बन पे एक आपका हाइड्रोजन भी मौजूद है, एक आपका OH मौजूद है और एक आपका हाइड्रोजन मौजूद है। OH अगर आपने वेज में बैठा दिया है तो मजबूरन आपको हाइड्रोजन को डैश में बैठाना पड़ेगा। कंपाउंड का नाम है साथियों ब्यूटेन 2 ओल। उसी कंपाउंड को मैंने लाइन डायग्राम में दिखा दिया, ब्यूटेन 2 ओल। तभी दिल में ख्याल आता है कि साहब नेचर में कंपाउंड तो इस फॉर्मेट में भी तो एग्जिस्ट कर सकता था कि आप कंपाउंड ये बनाए कार्बन का लड़, और ऐसा भी तो हो सकता था कि H आपका वेज में चला जाए और OH डैश में चला जाए। साहब आपने बोला नॉन प्लेनर ज्योमेट्री बनानी है, नॉन प्लेनर तो ऐसा भी बन सकता है कि OH आप वेज में ले जाएं, OH आप डैश में भी ले जाएं, OH आपने यहाँ वेज पे ले गए, OH यहाँ पर डैश पे ले गए। तो ये नॉन प्लेनर ज्योमेट्री तो साथियों कैसा भी बन सकता है, ऊपर वाला कॉम्बिनेशन भी बन सकता है और नीचे वाला भी बन सकता है। परफेक्ट है, हाँ बन तो सकता है। अगर आप मैं नीचे वाले से नाम पूछूंगी बीड़ू बता तेरा नाम क्या है, तो नीचे वाले ने बोला साहब मेरा नाम भी है ब्यूटेन 2। ऊपर वाले का नाम भी ब्यूटेन 2, नीचे वाले का नाम भी ब्यूटेन 2। दोनों का नाम एक जैसा दिख रहा है, लेकिन शकल सूरत देखो तो सेम है या अलग अलग। दोनों का शकल सूरत अलग अलग है, क्योंकि इसमें OH वेज पे और इसमें OH डैश पे। अगर शकल सूरत अलग अलग है तो फिर नाम भी अलग अलग देना पड़ेगा भाई। एक का नाम रामलाल तो दूसरे का नाम श्यामलाल।
देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो ये दोनों कंपाउंड की शक्ल सूरत अलग अलग है, लेकिन कोइंसिडेंस से नाम सेम आ रहा है, नाम अलग अलग होना चाहिए। द्विधा खड़ी हो गई। हमने ये द्विधा बड़े साइंटिस्ट लोगों के पास पहुंचाई कि भाई साहब शक्ल सूरत अलग अलग है, तो इनको नाम में कुछ ना कुछ डिफ्रेंशिएशन जरूर होना चाहिए। साइंटिस्ट लोगों ने हमारी गुहार सुनी और उन्होंने बोला कि हाँ, अगर 3D में ऐसा है तो एक को नाम आर दे देना और एक को नाम एस दे देना, यानी एक का नाम होगा आर ब्यूटेन टूओल और एक का नाम होगा एस ब्यूटेन टूओल। कौन से वाले का आर ब्यूटेन टूओल होगा, कौन से वाले का एस ब्यूटेन टूओल होगा, ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा, इसके लिए उन्होंने कुछ नियम कानून कायदे दिए। बोला इन नियम रूल्स को फॉलो कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा इनमें से आर ब्यूटेन टूओल कौन है और एस ब्यूटेन टूओल कौन है। तो आज का टॉपिक जो हमारा है साथियों, वो है आर एस नोमेनक्लेचर। पहली चीज तो ये पता होना चाहिए आरएस नोमेनक्लेचर किसके लिए लगता है। आरएस नोमेनक्लेचर साथियों लगता है कायरल सेंटर के लिए। कायरल सेंटर का जो 3D में अलग अलग ओरिएंटेशन देखने को मिलता है, एक कायरल सेंटर के सापेक्ष में 3D में जो अलग अलग ओरिएंटेशन, कोई वेज में बैठा है कोई डैश में बैठा है, इस अलग अलग 3D ओरिएंटेशन का नाम ही होता है आर और एस। एक 3D ओरिएंटेशन का नाम आर दे देंगे और दूसरे वाले का एस दे देंगे। सो इट इज अप्लीकेबल, इट इज नेमिंग ऑफ 3D ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप attached to the chiral center, attached to the chiral center। फिर जिन साइंटिस्ट लोगों ने हमारी गुहार सुनी थी और उन्होंने जो नियम कानून कायदे बनाए थे, उन साइंटिस्ट लोग का नाम था कान, इग्नोल्ड और प्रीलोग। कान, इग्नोल्ड और प्रीलोग, आलसी लोग इन्हें CIP कहते हैं। कान, इग्नोल्ड, प्रीलोग विलायती साइंटिस्ट थे। अपना इंडिया वाला होता तो गजोधर और मोहनलाल होता, बट विलायती है तो नाम ऐसा ही है, कान, इग्नोल्ड, प्रीलोग, CIP। इन्होंने कुछ मिलजुल के नियम कानून कायदे दिए जिनको CIP रूल्स भी कहा जाता है, और बोला इन रूल को फॉलो करना, तब आपको आरएस नोमेनक्लेचर मिल जाएगा। क्या नियम कानून कायदे थे, चलिए चर्चा करते हैं। शायद CIP का नाम जिंदगी में आपने पहली बार तब सुना था जब आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ रहे थे और EZ नोमेनक्लेचर कक्षा 11 में। मैंने नहीं रिवाइज करवाया आपको, मैंने तो जीआई में आपको मोटा मोटा बताया कौन सा कंपाउंड जीआई शो करेगा नहीं करेगा, बट कक्षा 11 में आप जब नोमेनक्लेचर फॉर जीआई पढ़ रहे थे तो EZ, जिन जिन लोगों ने EZ नोमेनक्लेचर पढ़ा है, सिस ट्रांस पढ़ा है, वहां पर आपको पता होगा CIP रूल लगा करता था। हालांकि जिनको नहीं पता मैं फिर से बता दूंगा आपको, अभी अभी बता दूंगा। तो ये CIP ने क्या रूल दिए थे, उन्होंने सबसे पहला रूल दिया, स्टेप से रूल दिया कि प्रायोरिटी आप असाइन कीजिए, असाइन द प्रायोरिटी टू ऑल द 4 ग्रुप्स अटैच टू द कायरल सेंटर। देखिए आपका कायरल सेंटर होगा तो उससे 4 ग्रुप अटैच होंगे, चारों अलग अलग होंगे। तो उन्होंने बोला जो 4 ग्रुप अटैच हैं कायरल सेंटर से, उन चारों को आप नंबरिंग दे दीजिए 1 2 3 4। किसको नंबर 1 मिलेगा, तो वो CIP रूल जो लोग जानते हैं उनको पता होगा, हायर एटॉमिक नंबर हायर विल बी द प्रायोरिटी। जो नहीं जानते उनको मैंने अभी बता दिया है। जिस भी ग्रुप का, जिस भी एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा CIP बाबा बोल के गए थे। तो ऐसा करके आप चारों ग्रुप को 1 2 3 4 नंबर दे देंगे, करेक्ट है। अगली स्टेप क्या है, उन्होंने बोला कि जब आपने 1 2 3 4 नंबर दे दिया है तो 1 से 2 मूव करना और 2 से 3 मूव करना। ये जब मूवमेंट करेंगे तो एक मूवमेंट की डायरेक्शन जनरेट होगी। ध्यान रहे, इग्नोरिंग नंबर 4, इग्नोरिंग नंबर 4। 1 से 2, 2 से 3 मूवमेंट करें। अगर ये मूवमेंट आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाता है, अगर ये मूवमेंट आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाता है तो नोमेनक्लेचर आर दे देना। अगर ये 1 से 2, 2 से 3 ये मूवमेंट कर रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3, और ये जो मूवमेंट की डायरेक्शन है अगर ये एंटी क्लॉकवाइज आती है तो आप नोमेनक्लेचर दे देना साथियों, क्या, एस नोमेनक्लेचर। यानी मूवमेंट क्लॉकवाइज आया तो आर और एंटी क्लॉकवाइज आया तो एस नोमेनक्लेचर हो जाएगा। अब ये भी ध्यान में रखना बड़ा आसान हो जाता है कि जब हम आर लिखते हैं तो मार्कर को अपन हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं। तो याद करने का नुस्खा बता रहा हूं, जब आप एस लिखते हैं तो मार्कर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में घुमाते हैं, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज में। तो क्लॉकवाइज मतलब आर और एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस हो गया। उन्होंने एक शर्त रखी, शर्त ये रखी थी कि जब भी साहब आप ये रूल असाइन करें, रूल नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारा रूल आप तभी लगा सकते हैं जब चौथा नंबर का जो ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप जो है, वो अवे फ्रॉम व्यूअर हो। कहने का मतलब वो हमेशा डैश पे होगा, तभी आप इस रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ ग्रुप ऑलवेज मस्ट बी अवे फ्रॉम व्यूअर, तभी आप इस रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो ध्यान रखना, मतलब चौथा ग्रुप जो है वो डैश पे होना चाहिए, पहली चीज। और उसके बाद 1 2 3 मूव कर जाइए, क्लॉकवाइज तो आर, एंटी क्लॉकवाइज तो एस। बात ठीक ठीक समझ आती है तो ये सवालों से ही अपन
सोल्व करते हैं चीजों को। सारे नहीं देखने रहे, सारे नहीं देखने, नजर इतनी तेज नहीं दौड़ानी है। ये ले एक एक करके दिखाते हैं तेरे को, ज्यादा देखेगा कंफ्यूज हो जाएगा। पहला फोटो ये ला, एग्जाम्पल से समझ अच्छे से आएगा। सबसे पहली चीज तो मुझे ये बता कि क्या कायरल सेंटर नजर आ रहा है? हाँ, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन चारों अलग अलग है, तो कायरल सेंटर तो है। तो कार्बन पे तारा बना दिया। और कायरल सेंटर है तो 4 ग्रुप लगे हुए हैं। सीआईपी ने बोला इन चारों को प्रायोरिटी दीजिए। तो प्रायोरिटी हम उसी को पहले देंगे जिसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट है। हाईएस्ट एटॉमिक नंबर इन सब में ब्रोमीन का है, ब्रोमीन को नंबर 1 मिला। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, क्लोरीन को 2। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो इसको नंबर 3। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 4 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो ये सबसे लास्ट प्रायोरिटी में। हायर एटॉमिक नंबर हायर विल बी द प्रायोरिटी। 1 2 3 मूवमेंट नंबरिंग दे दिया है। चौथा नंबर जो है वो डैश पे होना चाहिए, है क्या? बिल्कुल है, चौथा नंबर डैश पे है, कोई तकलीफ नहीं है। अब आप मूवमेंट कीजिए, 1 से 2 मूवमेंट कीजिए। ये रहा 1, 1 से 2 और 2 से 3, इग्नोरिंग नंबर 4। रास्ते में 4 नंबर कहाँ आ रहा है आपको फर्क नहीं पड़ता। अब आप 1 से 2 जाइए और 2 से 3 जाइए, बस ये जो मूवमेंट की डायरेक्शन है इसको चेक कर लीजिए। तो 1 2 3 मूवमेंट किया है। और बताइए सर, घड़ी सीधा सीधा घूम रहा है या उल्टा? उल्टा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो आंसर क्या आ गया रे बिडू? एस नोमेनक्लेचर आ गया। समझ आया आपको? चलिए, धीरे धीरे ये इस तरह आर एस नोमेनक्लेचर असाइन किया जाता है। अगले एग्जांपल पे चलते हैं। अगले एग्जांपल पे जैसे चला, फिर से मैंने नंबरिंग देना शुरू किया। आयोडीन 1 नंबर, क्लोरीन 2 नंबर, फ्लोरीन 3 नंबर, हाइड्रोजन 4 नंबर। लेकिन तभी एहसास हुआ कि भाई साहब नंबरिंग तो दे दिया है, लेकिन चौथा नंबर किधर होना चाहिए था भाई? चौथा नंबर किधर होना चाहिए था? डैश पे। चौथा नंबर कहाँ है? वेज पे। सीआईपी ने बोला था, इतिहास गवाह है कि फोर्थ नंबर ऑलवेज मस्ट बी ऑन द डैश, ऑलवेज मस्ट बी ऑन अवे फ्रॉम व्यूअर। अगर वेज पे है तो हमारा नियम काम नहीं करेगा। तो फिर कैसे करूं इसको, डैश पे कैसे लेके आऊं? तो कंपाउंड को घुमाइए और घुमा फिरा के, आड़ा टेढ़ा घुमा के, और इसको डैश पे लेके आइए, और तभी आप उस रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, कंपाउंड को घुमाने से कंपाउंड बदलेगा नहीं। बीकर में रहेगा तो रैंडम मोशन तो खेलेगा ही ना, आजू बाजू ऊपर नीचे कैसे भी घूमेगा। तो ये समझिए, जो स्क्रीन पे देख रहा है, अपनी क्लास में गजोधर बैठा है, उस गजोधर को कह दें गजोधर घूम जा, तो घूम गया, मुंडी उधर पीठ मेरी साइड, तो रामलाल थोड़ी ना बन जाएगा। मतलब कंपाउंड को घुमाने से कोई दूसरा कंपाउंड तब्दील नहीं होता। ये मुझे पता है, इसका मतलब मैंने इस कंपाउंड को घुमाया। ये मेरा पहला तरीका, वे वन। वे वन ऑफ एक्सप्लेनेशन। मैंने इस कंपाउंड को इस वर्टिकल एक्सिस के अक्रॉस, इस एक्सिस के अक्रॉस इसे 180 डिग्री घुमा दिया। जैसे ही मैं इसे 180 डिग्री घुमाता हूं, देखना साहब क्या बदलाव होता है। क्या आपको एहसास हो रहा है? जैसे ही मैं इसे 180 डिग्री घुमाऊंगा इस वर्टिकल एक्सिस के अक्रॉस, इधर से पकड़ के इधर ले आके आऊंगा, तो फिलहाल जो हाइड्रोजन है इस वर्टिकल एक्सिस के इस पार में, हाइड्रोजन आपका वेज में है, इस साइड में हाइड्रोजन वेज में है। जैसे मैं इसको इस एक्सिस के अक्रॉस ऐसा घुमाऊंगा, तो हाइड्रोजन इस पार तो आ जाएगा, लेकिन वेज में आएगा या डैश में? नीचे चला गया है। अगर ऊपर से देखता हूं तो पहले हाइड्रोजन वेज में था, और घूम के जैसे ही इस पार आया वो हाइड्रोजन डैश में चला गया। यानी हाइड्रोजन जो है वो इस पार से घूम के इस पार आएगा, तो वेज वाला हाइड्रोजन किस पार चला जाएगा? डैश में चला जाएगा। तो ये रहा साहब आपका, फोटो बना दूं तो ये घुमाने के बाद हाइड्रोजन इस पार आ जाएगा, और किस में आ जाएगा? डैश में आ जाएगा। अगर आपको ठीक ठीक रोटेट कर पाए हैं तो फ्लोरीन जो है वो इस पार आपका डैश में है, नीचे की साइड में। जब घुमाऊंगा तो ये भी घूम के दूसरी पार आएगा, लेकिन क्या आपको एहसास हो रहा, ऊपर की साइड में आ जाएगा। तो फ्लोरीन किस में कन्वर्ट हो गया है? वेज में कन्वर्ट हो गया है। यानी कि जब मैं इसको 180 डिग्री घुमाऊंगा तो हाइड्रोजन तो घूम के इस पार आ गया डैश में, और फ्लोरीन यहां से घूम के इस पार आएगा, तो इस पार तो आएगा लेकिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा रे? वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बात समझ आएगी, तो ले भाई फ्लोरीन इस पार जो आया है वो आपका वेज में कन्वर्ट हो गया। ये बात समझ आ गई। क्या आपको ये भी एहसास होता है, जब मैं इसे 180 डिग्री घुमाऊंगा तो क्लोरीन भी उछल के इस पार चला जाएगा, और आयोडीन घूम के इस पार आ चुका होगा। यानी इस पार आएगा आपका आयोडीन, घूमने के बाद आयोडीन आपका इस पार आ चुका होगा, और क्लोरीन इस पार आ गया। देखिए, कंपाउंड को कैसे भी घुमाइए आपकी मर्जी है। घुमा फिरा के हमारी जो ताकत थी कि भाई साहब चौथा नंबर डैश पे आना चाहिए, तभी नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अगर नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 और 4, क्या चौथा नंबर जिसे चाहता था डैश पे आना चाहिए आ चुका है भाई? आ गया है। तो अब आप नियम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप मूवमेंट कीजिए 1 2 2 2 2 3, और ये मूवमेंट की जो डायरेक्शन निकल के आया वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो आंसर आपका क्या मिलेगा रबिडू? एस मिलता हुआ तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला तरीका था। अब यहां पर तकलीफ ये होती है कि साहब आंसर आ गया, सही है,
कोई तकलीफ नहीं है। बट सर छोटा सा कंपाउंड है ये तो, और इसको आपने घुमा दिया। अब हम चौधरी की आदत से वाकिफ है, अभी छोटा सा दिया है, थोड़ी देर बाद धीरे धीरे सवालों की बड़ी लड़ होगी। अभी एक का एरर सेंटर, थोड़ी देर बाद दो दो का एरर सेंटर आएंगे, बड़े बड़े कंपाउंड आएंगे, तो फिर मैं ऐसे आड़ा टेढ़ा घुमाऊंगा तो बावड़ा हो जाऊंगा। तो साहब कोई कोई छोटा तरीका बताओ ना, कोई ट्रिकी मेथड बताओ ना। तो साहब टेक्निकल तरीका तो यही है कि आप घुमा फिरा के चौथे नंबर को पहले डैश पे लेके आए, सही तरीका तो वही है। लेकिन ऐसा तरीके में तकलीफ ज्यादा महसूस होती है, तो चौधरी ने रामबाण नुस्खा सोचा समझा परखा और एक नुस्खा तैयार किया गया। नुस्खा किया गया सच बोलूं तो कॉलेज के जमाने से, वहां पर खोटी टाइम में चौधरी बैठे बैठे सोच रहा था, जो आज तक भी चल रहा है। साहब अपना पर्सनल नुस्खा है, कभी भी फेलियर नहीं होगा, बिल्कुल एक ही झटके में जवाब मिलने वाला है। ये देखना साहब, मैं इस कंपाउंड को वापस लिख रहा हूँ, क्लोरीन आयोडीन ये बैठा हुआ नजर आपका हाइड्रोजन पे वेज है, और ये फ्लोरीन पे आपका डैश बैठा हुआ नजर आ रहा है। सेम कंपाउंड को वापस लिख दिया दूसरे अंदाज से। पहला तरीका आप घुमा घुमा के कर रहे हैं, लेकिन दूसरा अंदाज देखना कितना सस्ता है, कितना फटाक से हो जाएगा। आप नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4, कोई घुमाना उमा नहीं है। 1 2 3 के बाद 1 2 3 आप मूवमेंट कर जाइए। मूवमेंट करने के बाद आपको पता चला साहब ये तो आर आंसर आ गया है, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। लेकिन बाद में पता चला कि चौथा नंबर कहां होना चाहिए था, डैश पे। चौथा नंबर अगर डैश पे होता तो क्लॉकवाइज आता तो आर आंसर देते, लेकिन आज चौथा नंबर वेज पे है। जो आंसर लेके आए वो आंसर नहीं रखना है, उसे पलट दे। आंसर पलट दे और आंसर क्या हो जाएगा आपका, एस हो जाएगा। मतलब हमने दो केस पढ़ लिए एक तरीके से, इनडायरेक्टली से देखूं तो। पहला केस क्या था कि भाई साहब, पहला केस ऐसा था कि चौथा नंबर का जो ग्रुप है, चौथा नंबर का जो ग्रुप है वो अपनी मर्जी से डैश पे बैठे। ये मेरा केस नंबर फर्स्ट हो गया, तो कोई तकलीफ ही नहीं हुई। क्लॉकवाइज तो आर, एंटी क्लॉकवाइज तो एस। लेकिन मान लीजिए चौथा नंबर जो है वो डैश पे ना बैठा हो, चौथा नंबर कहां बैठा हो, वेज पे बैठा हो, तो या तो घुमा ले, घुमा घुमा के बावड़ा हो जाएगा। तो वो सीख लिया, आज के बाद उसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैंने क्या किया कि चौथा नंबर अगर आपका वेज पे है तो कुछ ना कर, जैसा है वैसा का वैसा रख, आंसर लेके और आंसर को पलट दे, आंसर को पलट दे। तो ये केस नंबर सेकंड में हमने कुछ नहीं किया। क्या किया रे, पलटी मार पलटी मार, सीधा सीधा एक ही काम कर, आंसर लेके आ, आंसर लेके आ। और चौथा नंबर अगर आपका डैश पे नहीं है तो सीधा एक ही काम कर, क्या कर रहा, पलटी मार, आंसर को पलट दे, जो भी आ रहा है उसका रिवर्स कर दे। ये एक ही झटके में सवाल हो जाएगा, हो ही जाएगा। तो फिर ये अगला सवाल भी तेरे लिए बेताब तैयार बैठा है। अब बताइए साहब, यहां तक किसी को कोई तकलीफ है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड तक तो मुझे कोई तकलीफ बताए इसी मूवमेंट पे, क्योंकि अब आगे का रास्ता आपको तय करना है साथियों। यहीं तक कोई जनता को डाउट है तो फटाक से बता रहा भाई, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, ना 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 ना, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये ले, फिर घुमाने उमाने को गोली मार और आप सीधा चौधरी का नुस्खा सुन। एग्जाम्पल जितने ज्यादा करेंगे और भी तेजी जाएगी। अगले सवाल को देख, बस सुनता रहे सुनता रहे सुनता रहे। एग्जाम्पल जितने ज्यादा प्रैक्टिस में करेंगे चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएगी। अगले एग्जाम्पल में देख के पहले मुझे ये तो बता कितना कार्य चल, क्योंकि सुना है आरएस नोमेनक्लेचर किसके लिए लगता है, आरएस नोमेनक्लेचर लगता है किसके लिए भाई, कायरल सेंटर के लिए। तो पहले तो ये बताना पड़ेगा ना इस कंपाउंड में कितना कायरल सेंटर है। कितना रहा, दो ठो, जो जनता ने पकड़ा है। ये कायरल सेंटर ये रहा, एक कायरल सेंटर ये रहा। देखिए ये CS3 कायरल सेंटर नहीं है, ये CS2 कायरल सेंटर नहीं है, ये CS3 कायरल सेंटर नहीं है, लेकिन ये वाला कायरल सेंटर है। उम्मीद है अभी मैं आपको पढ़ा के आऊँ, इस चीज से आप वाकिफ है। अब कायरल सेंटर है तो आप नंबरिंग भी देना शुरू कीजिए। क्लोरीन को मिला 1 नंबर, 2 नंबर किसको दूं, तो 2 नंबर इधर भी कार्बन की लड़ है, इधर भी कार्बन की लड़ है। देखिए तो इन्हीं में से 2 नंबर इसको या इसको मिलेगा, 2 या 3 इन्हीं दो में से मिलेगा। लेकिन ये कंफर्म हो चुका है कि हाइड्रोजन को नंबर 4 मिलने वाला है, क्योंकि CIP ने बोला हायर एटॉमिक नंबर हायर विल बी द प्रायोरिटी। अब साहब 2 नंबर किसको दूं, तो पता चलता है ये CS3 है, यहां जिससे कनेक्टेड है वो कार्बन है, और ये आपका CS2 है, यहां जिससे कनेक्टेड है वो भी कार्बन है। साहब दोनों एटम सेम हो गए। तो फिर CIP ने बोला था कि if first atom is same, जहां से कनेक्शन डायरेक्टली बन रहा है, then check the next atom and check till the no point of difference is observed। वहां तक तब तक चेक करते रहिए जब तक कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको ना मिल जाए एटॉमिक नंबर में। तो इस चीज का फायदा उठाया मैंने, इस रूल का, और मैंने बोला कि भाई साहब पहला एटम कार्बन कार्बन सेम हो गया है, तो कोई बात नहीं, अगला एटम चेक करते हैं। तो इस कार्बन पे कौन कौन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो मैंने एक बक्से में 3 हाइड्रोजन मार्क कर दिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये लीजिए सर, जो हाइड्रोजन सुलट गया हमारा, ये मोटा बन गया है, ये ला। तो इस कार्बन से जो जो जुड़े हुए थे मैंने एक बॉक्स में रिप्रेजेंट कर दिया। फिर देखो इस कार्बन से कौन कौन जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन से जुड़े हुए हैं 2 हाइड्रोजन,
इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन है और एक कार्बन किलर है जो डायरेक्टली इस कार्बन से तो कार्बन ही कनेक्टेड है। तो इस कार्बन से एक कार्बन कनेक्टेड है और 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। बॉक्स में उनको भी लिख दीजिएगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। पहले कार्बन को लिखना है फिर हाइड्रोजन को लिखना है, पहले कार्बन को फिर हाइड्रोजन को। अब दोनों बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, लेफ्ट से राइट मूवमेंट करना शुरू कीजिएगा, इधर से इधर, जहां फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्रिएट हो जाए उसी को बादशाह घोषित कर देना। तो पहला एटम यहाँ हाइड्रोजन है, पहला एटम यहाँ कार्बन है, यही डिफरेंस पैदा हो गया तो इस बॉक्स को प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी। कहने का मतलब ये आपका 2 नंबर होगा इस साइड का लड़, और इस साइड का लड़ आपका क्या होगा, 3 नंबर का लड़ होगा। मूवमेंट कर जाइए 1 2 3, 1 के बाद ये रहा सा 1 आपका, 1 के बाद ये रहा 2, 2 के बाद ये रहा 3, इग्नोरिंग नंबर 4, 1 2 3 मूवमेंट किया। मूवमेंट करने के बाद मूवमेंट कैसा मिला रे बिड़ू, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो आंसर आपका आ रहा है। अब चेक कर ले लास्ट में कि चौथा नंबर क्या डैश पे ही है। हाँ साहब चौथा नंबर डैश पे है, तो कोई तकलीफ नहीं, जो आंसर लेके आया वो करेक्ट लेके आया हूं। दूसरी साइड चलते हैं, नंबरिंग अब मैं तेजी से दे रहा हूं। 1 नंबर ब्रोमीन को मिलेगा, 4 नंबर हाइड्रोजन को मिलेगा, 2 नंबर बाजू वाली बड़ी लड़ को मिलेगा, अभी भी समझाया है, उम्मीद है ये पता होगा आपको। इधर 2 नंबर मिलेगा और इस साइड में आपका क्या मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा। तो ये ले इधर मिला 2 नंबर और इधर मिला 3 नंबर। ये अभी भी इस पार जो समझाया आपको एक्सप्लेनेशन एग्जैक्टली वही इधर लगेगा। 1 2 3 मूवमेंट कर जाइए, 1 के बाद ये रहा 2, 2 के बाद 3, इग्नोरिंग नंबर 4। 1 2 3 मूवमेंट किया तो एक बार फिर से उल्टी घड़ी घूम रही है, उल्टी घड़ी घूम रही है तो ये आएगा एस नोमेनक्लेचर। बाद में पता चला चौथा नंबर डैश पे है या वेज पे है, वेज पे। अरे जब चौथा नंबर वेज पे है तो कौन सा केस लगेगा, केस नंबर 2। अरे केस नंबर 2 लग गया तो आंसर सेम आएगा, या जब पलटी मार, सेम या पलटी मार, पलटी मार। कहने का मतलब है इसको आंसर ऐसा ना रख के क्या करना पड़ेगा रे, आर करना पड़ेगा, पलटी मारना पड़ेगा। अरे काम का आया नुस्खा, तो ये बात है भाई। तो इस तरह हम आर एस नोमेनक्लेचर निकालते हैं। क्या करना है, अब तक 2 ही चीजें सीखी हैं कि चौथा नंबर डैश पे आ जाए कोई तकलीफ नहीं है, क्लॉकवाइज तो आर, एंटी क्लॉकवाइज तो एस। चौथा नंबर अगर वेज पे आ जाए तो कुछ नहीं करना, आंसर ले और आंसर को पलटी मार। इसमें एक बड़ी जो हर्डल देखने को मिल सकती है वो है सीआईपी के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देना। तो भाई साहब आपको इजर नोमेनक्लेचर में बड़ी तहजीब से सिखाया था, हालांकि मैंने भी सिखा दिया, अब ये भी सब सिखा दिया कि हायर एटॉमिक नंबर हाई विल द प्रायोरिटी, एटम सेम हो जाते हैं तो अंटिल नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बार बार चेक करते रहिएगा। आसान है, आसान है। अगले पेज पे चलते हैं। एक केस साथियों ऐसा भी तो हो सकता था, एक केस ऐसा भी तो हो सकता था कि चौथा नंबर ना वेज पे हो ना डैश पे हो। भाई साहब चौथा नंबर डैश पे हो गया केस नंबर फर्स्ट, चौथा नंबर वेज पे हो गया केस नंबर सेकंड, चौथा नंबर ना वेज पे हो ना डैश पे हो, तो ऐसा भी तो केस हो सकता है। इसमें क्या करूं, है ना अपने पास रामबाण नुस्खा, सुनना। पहले नंबरिंग दे, ब्रोमीन को 1 नंबर, हायर एटॉमिक नंबर क्लोरीन 17, फ्लोरीन 3 नंबर और कार्बन नंबर 4। आज देखिए चौथा नंबर जो है, चौथा नंबर जो है ये ना वेज पे है ना डैश पे है, चौथा नंबर एक हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पे है, इसलिए हमने केस नंबर 3 दे दिया। ये 3 ही केस पॉसिबल हो सकते हैं कि चौथा नंबर या तो डैश पे हो या तो वेज पे हो, ना वेज पे हो ना डैश पे, हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पे हो। तो तीसरा केस हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं कि चौथा नंबर नाइदर एट वेज नॉर एट डैश, ना वेज पे है ना डैश पे, तो क्या करने का भाई, तो ध्यान से सुनने का, एकदम फोकस से सुनने का, एकदम एकदम सुनने का साहब। चौथा नंबर अगर वेज पे और डैश पे ना हो तो नया नुस्खा है, पुराना वाला नहीं लगेगा। चौथा नंबर कहाँ होना चाहिए था, डैश पे होना चाहिए था। किसी ग्रुप को काटना वाटना नहीं है, चौथे नंबर को काट और उठा के उसे डैश पे ले जा। चौथा नंबर डैश पे ले गया, अब 1 नंबर हवा में घूमेगा, उसे कहीं पना नहीं मिलेगी तो वो घूम फिर के यहीं आएगा साहब। कहने का मतलब जहां डैश है उसके साथ नंबर 4 को एक्सचेंज कर दीजिए। अब आपका 4 नंबर साथी जो है वो ये बन चुका है और 1 नंबर ये बन चुका है। इसको 1 नंबर मानते हुए 1 2 3 क्लॉकवाइज घूम जाइए, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए। 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, ये 1 2 3 मूवमेंट शुरू किया है। अब 1 नंबर बीड़ू भाई ये है, जे 1 नंबर जे 2 नंबर जे 3 नंबर, 1 2 3 1 2 3, ये घड़ी का उल्टा कांटा घूम रहा, उल्टा कांटा घूम रहा है तो आंसर आएगा क्या रे, एस। लेकिन बाद में पता चला ये आंसर सही तरीके से लेके आया या घोटाला करके लाया है, अरे काट पीट के लाया है इमेजिनरी तरीके से। 4 नंबर को उठा के वहां धर दिया और 1 को उठा के यहाँ धर दिया, ये तो घोटाला किया है। अगर घोटाला किया है तो आंसर भी घोटाला करके आया, तो आंसर को भी पलट दे और आंसर क्या आएगा रे, आर आएगा। यानी अगर तूने घोटाला किया है, घोटाला किया तो आंसर को पलट, घोटाला किया तो आंसर को पलट, और आंसर क्या कर देना रे, जो भी आंसर आए उसको पलट के रिवर्स कर देना। ये ले
इससे बड़ी कोई भी ताकत नहीं काम कर सकती। देखिए साहब, इस केस में अलग अलग मास्टर अलग अलग तरीके से समझाते हैं। हो सकता है आपने लास्ट पढ़ा होगा, तो समझाने का तरीका क्या होता है कि कोई कोई मास्टर क्या करता है, इस कंपाउंड को पकड़ता है और घुमा फिरा के चौथे नंबर को पहले डेस्क पे लेके आता है। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है, कोई मास्टर अलग अलग तरीके से यहाँ एक अपना बबलू बनाता है और इस बबलू का ऐसा मुंडी उंडी बिठाता है, और फिर उसका बोलता है इसका लेफ्ट हाथ देखिए, राइट हाथ देखिए, ऐसा ऐसा करके। अलग अलग मास्टर का अलग अलग अंदाज है, लेकिन मैं बोलूंगा ये सबसे सस्ता वाला है। इससे बढ़िया तरीका देखने को नहीं मिल सकता। क्या करना, कुछ करना ही नहीं है। चौथा नंबर कहाँ होना चाहिए था, डैश पे, वहां ले जा, वो नंबर इसके साथ एक्सचेंज कर दे और 1 2 3 मूवमेंट कर दे। जो भी आंसर है वो आंसर सही तरीके से लाया, घोटाला करके। जब घोटाला करके लाया तो आंसर भी काट और पलट दे। बस इतना आसान सा तरीका है। एग्जांपल और करते हैं, बड़ी तेजी से समझ आएगा। ये अल्लाह भाई, अब रिदम बन रहा, अब मजा आ रहा, अब मजा आ रहा है। अब जनता से जवाब चाहिए साहब, मुझे रेस्पॉन्स चाहिए। अगले सवाल में देखूंगा तो कायरल सेंटर मुझे मिल चुका है। नंबरिंग करता हूँ साहब। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 1 नंबर का हर एटॉमिक नंबर। फिर ये आपका मिथाइल है, ये आपका मिथाइल है CH3, और ये आपका इथाइल है CH2CH3। तो मिथाइल में भी कार्बन है, CH2CH3 में भी कार्बन है। इस कार्बन से फिर 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इस कार्बन से देखूंगा तो एक कार्बन है और 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, इसलिए 2 नंबर इस बड़े ग्रुप को मिलेगा और 3 नंबर मिथाइल को मिलेगा। हाइड्रोजन को नंबर 4 कंफर्म हो चुका है। ये लीजिए साहब, 2 नंबर मिला है आपको इथाइल को, 3 नंबर मिथाइल को, चौथा नंबर हाइड्रोजन को। अब मुझे बता चौथा नंबर कहाँ है, वेज पे, डैश पे, ना, या ना वेज पे ना डैश पे। केस नंबर पहला, दूसरा या तीसरा। अब जनता से जवाब चाहिए भाई साहब। चौथा नंबर, ये केस नंबर कौन सा लगाना है भाई साहब? अरे केस नंबर 3 लगाना है। केस नंबर 3 लगाना है तो क्या करना है, कुछ ना करना है। चौथा नंबर जहां होना चाहिए था काट के ले जा। चौथा नंबर यहाँ आ गया है, पहला नंबर यहाँ आ गया। 1 2 3 मूवमेंट कर जा। 1 2 3 मूवमेंट किया, एंटी क्लॉकवाइज आंसर है। बाद में पता चला आंसर सेम आएगा या घोटाला करके है। जो घोटाला करके तो आंसर को भी रिवर्स कर दिया। आंसर क्या आ गया रे बिडू, आर आ गया, चमक गया क्या? अगला सवाल ले ले, अगला सवाल ले ले। ये ले 2 का सेंटर वाला अगला सवाल तैयार बैठा है। तो इस सवाल को करूं, पहले तो ये बता कि कितना कार्यल सेंटर है। और जो कार्यल सेंटर बता भाई, 2 कार्यल सेंटर परफेक्ट है। एक कार्यल सेंटर ये रहा, एक कार्यल सेंटर ये रहा। फिर नंबरिंग कर देते हैं। तो आयोडीन को नंबर 1 मिल गया। यहाँ 3 ही बॉन्ड बना रखा है, ये गजब हो रहा है। ये 3 ही बॉन्ड बना रखा है, तो चौथा कौन है? हाइड्रोजन, जैन साहब ने बोला हाइड्रोजन। लक्ष्य चौधरी साहब ने, हाँ साहब चौथा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हिडन है। चूंकि ये वेज में है तो हाइड्रोजन डैश में बनेगा। अब वो हाइड्रोजन जो डैश में, वो कहीं भी बना, यहाँ बना, यहाँ बना, यहाँ बना, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। पता क्यों नहीं फर्क पड़ता है? क्योंकि चौथा नंबर जो हाइड्रोजन है वो तो मैं जब घूमूंगा 1 2 3 तो चौथा नंबर तो इग्नोर ही कर देता हूँ, तो फर्क ही नहीं पड़ता। 1 के बाद 2 ये रहा, 3 नंबर ये रहा, 1 2 3 मूवमेंट किया, क्लॉकवाइज आया तो आंसर आपका आर आ गया। बताइए साहब, कौन सा केस इस्तेमाल किया है? क्या चौथा नंबर ऑलरेडी डैश पे है? क्या चौथा नंबर ऑलरेडी डैश पे है? बिल्कुल है, केस नंबर फर्स्ट है। तो इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है, जैसा आंसर आ रहा है वैसा का वैसा परफेक्ट रखिए। दूसरी साइड चलते हैं। आयोडीन 1 नंबर मिलेगा, बड़ी कार्बन की लड़ 2 नंबर, मिथाइल 3 नंबर और हाइड्रोजन 4 नंबर। हाइड्रोजन 4 नंबर को देखते देखते बता कौन सा केस आ रहा है? अरे केस नंबर है, केस नंबर है भाई साहब थर्ड है। अगर केस नंबर थर्ड है तो हाइड्रोजन कहाँ जाना चाहिए था? डैश पे। हाइड्रोजन डैश पे जाना चाहिए था, तो डैश पे ले जा, और डैश वाला नंबर यहां ले आ। अब इमेजिनरी तरीके से 4 नंबर तो वो हो गया भाई साहब, ये 4 नंबर हो गया और ये 3 नंबर हो गया। अब घूम जा 1 2 3, इसको 3 मानते हुए तो ये रहा 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 1 2 3 खट 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 घुमा तो ये जले घूमता हुआ नजर आएगा। जैसे घुमा तो पता चला घड़ी सीधा सीधा उल्टा। जब घड़ी घूम गया उल्टा, उल्टा घड़ी घूम गया तो आंसर आया एस। बाद में पता चला एस सेम करना है या घोटाला करके लाया। अरे सही तरीके से लाया या घोटाला करके? विकास साहब ने बताया घोटाला करके। अरे जब घोटाला करके लाया तो इसे अपने कर्म की ताकत चुकानी पड़ेगी और साहब आंसर पलट जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? अरे आर हो जाएगा। अरे भाई साहब जनता को अब फील आ गया है क्या? इससे बड़ा सवाल हो नहीं सकता साहब कि आरएस नोमेनक्लेचर में क्या करना है। 3 ही तो केस हैं। पहला केस है ठीक ठीक तरीके से डैश पे हो, कुछ नहीं करना है, ठीक ठीक आंसर लिया। दूसरा तरीका, अगर वेज पे आ गया केस नंबर सेकंड, आंसर डायरेक्टली पलट दे, कोई काटा पीटी मत करना रे। केस नंबर सेकंड में आंसर लेके डायरेक्टली पलट दे। और तीसरा केस जो है कि ना वेज पे ना डैश पे हो, तो क्या करना बिडू, पहले उसको ले जा डैश पे। 3 नंबर जहां भी वो 4 नंबर जाना चाहता है वहां ले जा, फिर आंसर लेके। और आंसर भी तूने घोटाला करके लाया तो उसको काट और फिर से आंसर बदल दे। ये बात समझ आ गई तो ये ले एक सवाल और पढ़ लिया। अगला सवाल बता दे भाई। जूम हो जा रहा है, जल है।
इस सवाल को देख के सेकंड हो जाएगा। हाँ, तो इस सवाल में देखें तो कायरल सेंटर है साहब दो, बिल्कुल दो। ये ले कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर, नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग करते हैं, खट 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 नंबरिंग। अब एक ही झटके में आयोडीन 1 नंबर, ब्रोमीन 2 नंबर, हाइड्रोजन 3 नंबर। ये वेज पेयर है, सुगले थोड़ा डार्क लाइन बना दे ऐसा। और ये नंबर सॉरी गलती हो गया, गलती हो गया, हाइड्रोजन 3 नंबर पे कैसे आएगा? 3 नंबर पे तो जे कार्बन की लड़ बनेगी, जल्दबाजी नजर हटी, दुर्घटना घटी। ये 3 नंबर और हाइड्रोजन नंबर 4 पे आएगा। 1 2 3, हाइड्रोजन 4 नंबर वेज पे बैठा है, तो केस नंबर कौन सा आएगा? अरे हाइड्रोजन चौथा नंबर कहाँ है? वेज पे है, वेज पे है तो फिर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 मूवमेंट कर जाएगा। 1 2 3 मूवमेंट किया, मूवमेंट करने के बाद आंसर क्या आएगा? जब क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज आंसर आया तो आर आर आया चौथा नंबर, चूंकि वेज पे है, चौथा नंबर है वेज पे है, तो केस नंबर कौन सा लगा यार भैया? ये केस नंबर लगा सेकंड है। अगर केस नंबर सेकंड है तो आर को काट दे और आंसर क्या आएगा? रे ऐसा आएगा। समझ आया? दूसरी साइड चेक करते हैं, कायरल सेंटर। कायरल सेंटर नंबरिंग करते, 1 नंबर 2 नंबर, ये पड़ा 3 नंबर और हाइड्रोजन 4 नंबर। हाइड्रोजन चौथा नंबर जो है वो बता, वेज पे की डैश पे की ना वेज पे ना डैश पे, केस नंबर कौन सा लगाना है? अब जनता जो फ्लो में रिदम बना चुकी है वो अब काफी फटाक से जवाब दे रही है। केस नंबर थर्ड है, केस नंबर थर्ड है, तो चौथा नंबर जहां जाना चाहिए था वहां लेके जा, तो यहाँ डैश पे लेके जा। 4 नंबर यहाँ आएगा, 2 नंबर यहाँ आएगा। अब मूव कर, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 1 2 3 मूवमेंट किया, 1 2 3 1 2 3 मूवमेंट करता हुआ नजर आएगा। पता चले क्या मिला रहा है? अरे क्या मिला? एंटी क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज है, ये घड़ी उल्टी घूम रही, तो आंसर है एस। अब बता आंसर एस रखना या पलट देना है? और आंसर सही तरीके से लाया या घोटाला करके लाया? घोटाला करके लाया तो आंसर को भी पलट मार, ये ले आंसर को भी क्या कर दे? आर कर दे। जनता को समझ आया क्या भाई साहब? अरे पक्का समझ आया? अरे कंफर्म बताओ। बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये आर एस नोमेनक्लेचर था। एक सुगले का मैसेज आया, सर आज मेरा पहला क्लास है, समझ नहीं आ रहा। अरे तो जालिम पहला क्लास है तो कैसे समझ आएगा? ठीक ठीक रेगुलर क्लास अटेंड किया कर। है, बोल रहा पहला क्लास है? अरे जालिम इंसान, पहला क्लास में कैसे समझ आएगा? हमारा रिदम बना हुआ है, जिन लोगों का साथ लंबे वक्त तक चलेगा उन्हीं को समझ आएगा। एक क्लास अगर आपने स्किप की, सिंगल क्लास अगर आपने स्किप की, समझ लेना तबाही तबाही है। ये पाप तो सुगले नर्सर में 11वीं कक्षा में किया, अब रिपीट का कर रहा है। और मजा आ गया क्या? रंजन साहब बोल रहे हैं सब मजा आ गया एकदम, सुगला सुलट गया है। बिल्कुल, वो जो पहली क्लास अटेंड कर रहा है वो सुगला सुलटना कंफर्म है। चलिए एक बात और सुन ले फिर, अगर तेरा मन कर रहा है, एनर्जी बनी हुई है, तो इंटर कन्वर्जन समझा दूं। एक ही सवाल है बस, एक सवाल से एकदम एक झटके में समझ आ जाएगा, खट्ट से समझ आएगा। समझा देंगे? चल बिल्कुल एकदम रिदम बना हुआ, आनंद ही आनंद है। 5 से 7 मिनट फिर से फुल फोकस से सुनते रहना, बीच में कुछ टाइप नहीं करना, एकदम खामोशी, एकदम खामोशी, एकदम बिल्कुल टाइप करना ही छोड़ दे। यूं समझ सामने एक फोटो दिखाई दे रहा है तेरे को, इस फोटो को देख के बता कौन सा प्रोजेक्शन है। अरे रेस डिस्कस कर लेंगे, अरे सुगले कर लेंगे, चिंता काय करता है, कर लेंगे, 2 4 सवाल कर लेंगे, अगली क्लास में कर लेंगे। एक रिदम बना हुआ है, छोटा सा टॉपिक है, सुन ले। ये जो फोटो बना हुआ है, लोग इसको कहते हैं न्यूमान प्रोजेक्शन। ठीक ठीक बात कर रहा है। ये जनता रिदम बनी हुई है, तो इसमें एक चीज पढ़ना, मस्त मजा आ जाएगा। इसको बोलते हैं न्यूमान प्रोजेक्शन, एक ही झटके खेल है साहब। न्यूमान नाम का साइंटिस्ट था और उसने बोला कि ये आपका फ्रंट कार्बन है, ये आपका बैक कार्बन है। फ्रंट कार्बन को उसने डॉट से रिप्रेजेंट किया, बैक कार्बन को उसने गोले से रिप्रेजेंट किया। फ्रंट कार्बन पे पंखे की 3 ताड़ियों की तरह 3 ग्रुप लगे हुए हैं, मिथाइल एच और ओ एच। बैक कार्बन पे पंखे की 3 ताड़ियों की तरह 3 ग्रुप लगे हुए हैं, इथाइल एच और बी आर। ये लीजिए सा, फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन पे आपने ऐसे ग्रुप लगाए हैं। ये हसाब आपका फ्रंट कार्बन पे मिथाइल एच और ओ एच, बैक कार्बन पे इथाइल एच और बी आर। इसको लोग न्यूमान प्रोजेक्शन कहा करते हैं साहब। ये है आपका न्यूमान प्रोजेक्शन। अब इस न्यूमान प्रोजेक्शन को अगर आप 3D में भी विजुअलाइज करें तो ये ऐसा है, ऐसा ऐसा ऐसा। अरे समझ ले रहा भाई? अरे मैं बोल दिया साहब त्रिपाठी जी, एक बार छापना बंद कर दे और लिखना भी बंद कर दे। चैट में बोलिया 5 मिनट ठंड रखे, सुनता रहे। तो ये फ्रंट कार्बन और ये बैक कार्बन। फ्रंट कार्बन पर पंखे की 3 ताड़ियों की तरह आपको 3 ग्रुप नजर आएंगे। एक है मिथाइल, एक एच और एक ओ एच है। बैक कार्बन पे देखूंगा तो एक है इथाइल, एक एच और एक बी आर। तो ये फ्रंट कार्बन पे 3 ग्रुप है और बैक कार्बन पे 3 ग्रुप लगे हुए हैं। इसको बोलते हैं न्यूमान प्रोजेक्शन। न्यूमान ने फ्रंट कार्बन को डॉट से और बैक कार्बन को गोले से रिप्रेजेंट किया। अब न्यूमान प्रोजेक्शन को एग्जैक्टली सामने से देखता हूं तो पता चलता है मुझे फ्रंट वाला ब्लैक कार्बन ही दिखाई देता है और तीनों फ्रंट वाले हाइड्रोजन ही दिखाई देते हैं। मुझे बैक वाला कार्बन और बैक वाले हाइड्रोजन एग्जैक्टली अगर सामने से दिखाई देखूं तो मुझे दिखाई ही नहीं देते हैं। एग्जैक्टली अगर सामने से देखता हूं तो मुझे सिर्फ फ्रंट कार्बन ही दिखाई देता है, फ्रंट हाइड्रोजन ही दिखाई देते हैं।
बैक कार्बन या बैक जो एटम है वो मुझे दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। तो एक नया साइंटिस्ट आया, उसने बोला ना मजा नहीं आ रहा साहब, उसने फ्रंट कार्बन को पकड़ के ऐसा थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। जैसे टिल्ट किया, अब आपको एग्जैक्टली सब कुछ दिखाई दे रहा है, फ्रंट कार्बन और फ्रंट कार्बन के तीनों ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, बैक कार्बन और बैक कार्बन के एग्जैक्टली तीनों ग्रुप दिखाई दे रहे हैं साहब। तो ये फ्रंट और बैक का एग्जैक्टली जो रिप्रेजेंटेशन है, इसमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। इसमें क्या किया गया है कि हमने फ्रंट कार्बन को पकड़ा और उसका मुंडी पकड़ के थोड़ा सा उस फ्रंट कार्बन को नीचे ले आए। जैसे ही नीचे ले आए तो क्या बदलाव मिला, फोटो ऐसा मिला, ये आपका फ्रंट कार्बन था, ये आपका बैक कार्बन था, और इस फ्रंट कार्बन पे पंखे की 3 ताड़ियां लगी हुई हैं, बैक कार्बन पे भी पंखे की 3 ताड़ियां लगी हुई हैं। जो जो ग्रुप जहां जहां फ्रंट कार्बन पे ऊपर की साइड में मिथाइल था, तो यहाँ CH3 आएगा, यहाँ H है, यहाँ H आएगा, यहाँ OH है, यहाँ OH आएगा। बैक कार्बन पे ऊपर की साइड यहाँ इथाइल है, यहाँ H आएगा, और यहाँ पर आपका Br आएगा। जो जो ग्रुप जहां जहां लगा हुआ है वहां वहां लगा देते हैं। ये रहा साहब CH3, H और OH। बैक कार्बन पे देखूंगा तो यहाँ इथाइल है, यहाँ H और यहाँ पर क्या बैठा रहा है, जहां बैठा Br बैठा हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो ऐसा पता चल रहा है कि ये जैसे फ्रंट को पकड़ के नीचे की साइड घुमाया तो एक घोड़े जैसी फोटो बन गई रहा है। देख घोड़े की मुंडी, जेके बनी घोड़े की मुंडी, जेके बनी घोड़े की टांगे। इधर पीछे क्या बन रहा है, इथाइल घोड़े की पूंछा, और ये क्या है, हाइड्रोजन और ब्रोमीन घोड़े की टांगे। तो एक घोड़े की यार वीडियो किधर चला गया, चौधरी का आवाज आ रही है क्या जनता को? अरे आवाज आ रही है क्या भाई? हाँ ना में जवाब चाहिए। हाँ आवाज तो आ रही है, वीडियो ना आ रहा होगा। हाँ? ये ले वीडियो भी आएगा अभी। कोई ना, चौधरी तो नहीं दिख रहा है, जनता ना आवाज तो सुन रही है। ये ले चौधरी भी आ गया। तो ये एक घोड़े जैसी फोटो बन गई। कैसे बन गई घोड़े जैसी फोटो? घोड़े की मुंडी, 2 टांगे, घोड़े की पूंछा, 2 टांगे। तो जैसा घोड़े जैसी मुंडी, घोड़े जैसी फोटो, घोड़े जैसा साइंटिस्ट का नाम था, सुगले का नाम था रस्सा हॉर्स। तो इसको क्या बोलते हैं भाई? ये साहॉर्स प्रोजेक्शन, साहॉर्स प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये अपना था न्यूमान प्रोजेक्शन, और ये क्या बन गया रे, साहॉर्स प्रोजेक्शन। बोले तो एक ही कंपाउंड को 3D में अलग अलग नजरिए से जनता ने देखा है। सामने से देखा तो न्यूमान प्रोजेक्शन था, थोड़ा सा टिल्ट करके देखा तो प्रोजेक्शन का नाम क्या हो गया रे, साहॉर्स प्रोजेक्शन है। ये जो साहॉर्स प्रोजेक्शन है, इसी घोड़े को, घोड़ा देखा रहा है अगर, अब अगली वाली बात देखना, घोड़ा शादी में नाचते हुए देखा है क्या? ये जो अपना घोड़ा खड़ा है, ये घोड़ा खड़ा है, अगर ये शादी में खड़ा हो जाता है तो घोड़ा जब शादी में नाचता है तो कैसा होता है देखना साहब। इसको मार्कर से समझते हैं, 3D में अपने पास घर में मॉडल भी नहीं होगा। यूं समझिए साहब, जिसको फ्रंट से देख रहे थे, फ्रंट कार्बन पे पंखे की 3 ताड़ियां, बैक कार्बन पे पंखे की 3 ताड़ियां। ऐसे थोड़ा सा टिल किया तो घोड़ा बन गया, घोड़े की मुंडी, 2 टांगे, घोड़े की पूंछा, 2 टांगे। जैसे ये घोड़ा शादी में खड़ा होता नाचते हुए तो घोड़े की टांगे सामने आ जाती है। अरे घोड़ा देखा ब्याह शादी में, जब घोड़े की टांगे आगे आ जाती है, मुंडी और जो पूंछा है वो तुमसे दूर चली जाती है। अगर घोड़ा सामने खड़ा हो गया है तो टांगे टुवार्ड्स द व्यूअर, टांगे टुवार्ड्स द व्यूअर। 3D में जो टुवार्ड्स द व्यूअर होता है उसे वेज में रिप्रेजेंट किया जाता है। मुंडी और पूंछ अवे फ्रॉम व्यूअर जो होता है उसे डैश में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये देख, घोड़ा जो था वो ऐसा खड़ा था, टांगे नीचे ऊपर ऐसा मुंडी, टांगे नीचे पूंछा ऊपर। ये जो घोड़ा खड़ा था, जैसे ये घोड़ा खड़ा हो जाता शादी में, टांगे टुवार्ड्स द व्यूअर आ जाती है। तो सुगले ये जो फ्रंट एफ बोले तो फ्रंट कार्बन, बी बोले तो बैक कार्बन। ये अपना फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन। तो ये जो फ्रंट कार्बन को, घोड़े को आपने फ्रंट से उठाया, ऊपर खड़ा हो गया घोड़ा, ऊपर ऊपर की साइड जा रहा है। तो 3D में फिर घोड़ा खड़ा होने के बाद फोटो कैसा बनाएगा, ये देखे, जैसे जैसे खड़ा होगा घोड़ा, तो अगली फोटो देखना सा, घोड़ा एग्जैक्टली खड़ा हो जाएगा तो ये फ्रंट कार्बन जो है तो थोड़ी देर के बाद वो टॉप कार्बन बन जाएगा। बैक कार्बन जो बी है वो थोड़ी देर बाद बॉटम कार्बन बन जाएगा। और बनने के बाद देखना साहब, ये जो घोड़ा था इसकी टांगे कैसी थी, रहा नीचे, जैसे घोड़ा ब्याम खड़ा, टांगे टुवार्ड्स द व्यूअर, उसे वेज में रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रंट वाले कार्बन पे जैसे ये टॉप बन जाएगा तो एच और OH टुवार्ड्स द व्यूअर आएंगे, उसको अपन वेज में रिप्रेजेंट करें डार्क लाइन में, बोले तो टुवार्ड्स द व्यूअर है। CH3 जो है वो अवे फ्रॉम व्यूअर चला गया, उसको डैश में रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अगर बैक कार्बन पे देखेंगे तो H और Br अगर देखेंगे तो घोड़े की टांगे नीचे सीधा खड़ा है तो, लेकिन जैसे ही शादी में खड़ा होगा टांगे टुवार्ड्स द व्यूअर आ जाएंगी। तो ये भी क्या बन जाएगा रे, H और Br भी जो है वो आपका किस में आ जाएगा,
टुवर्ड्स द व्यूअर, इथाइल किस में चला जाएगा, अवे फ्रॉम व्यूअर। ये बनता है, इसको कहते हैं वेज डैश कॉम्बिनेशन। ये है साहब आपका वेज डैश। तो एक ही मॉलिक्यूल को 3D में अलग अलग नजरिए से देखा भाई साहब, तो क्या बना दिया हमने, पहले था सामने देखा तो क्या था रे, न्यूमैन प्रोजेक्शन, थोड़ा सा टिल्ट किया, क्या बन गया, घोड़ा सा हॉर्स। और ये जो घोड़ा शादी में खड़ा हो गया तो टांगे टुवर्ड्स द व्यूअर, मुंडी और पूंछा अवे फ्रॉम व्यूअर, बना दिया वेज डैश। एक ही चीज है, घोड़ा शादी में नाच रहा, दमादम नाच रहा। तो ये जो वेज डैश है, इस 3D डायग्राम को अगर अपन 2D में रिप्रेजेंट करते हैं, 2D रिप्रेजेंटेशन, 2D डायग्राम, ये जो वेज डैश वाले डायग्राम का अगर 2D डायग्राम बनाते हैं तो इसको मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का कॉम्बिनेशन बना दिया है। जो जो इस लाइन पे बैठा है उसको वैसा लिख दे, वर्टिकल वाले को वर्टिकल पे लिख दे। तो सबसे ऊपर बैठा है CH3, ये बैठा है H और OH, नीचे वाले बैक कार्बन पे ये आपका फ्रंट कार्बन, ये टॉप कार्बन था। 3D डायग्राम को प्लेन और पेपर में, कागज की मदद से प्लेन और पेपर में बना रहा हूं, तो बैक कार्बन आपका बॉटम कार्बन है, नीचे वाले पे देखेंगे तो यहाँ कौन बैठा रहा, इथाइल है, तो इथाइल को याद है मार, H और Br, लेफ्ट वाली टांग लेफ्ट में, राइट वाली टांग राइट में, तो ये इथाइल नीचे बैठ गया है, इधर H और इधर Br। इस जो 3D डायग्राम को जो तूने 2D में रिप्रेजेंट किया है, ये था तेरा 3D डायग्राम। अरे क्या बन गया, ये तीर इतना बड़ा कैसे बन गया, ये छोटा करते, अरे अल्लाह घोड़ा सुलट गया। ये अपना ऐसा था, और इधर था अपना H और Br, ये H और Br था। तो ये जो तूने 3D डायग्राम बनाया है, ये तेरा था 3D डायग्राम। इस 3D डायग्राम का जो तूने 2D में रिप्रेजेंटेशन किया है, इसको जनाब बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। फिशर डायग्राम, फिशर डायग्राम इज ए 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D डायग्राम। उसको क्या कहते हैं रे, फिशर है। अरे बात समझ आई क्या, लग घड़ी का कांटा तो अपने हाथ में है, 2-4 मिनट और बढ़ा लेते हैं, सुनते रहना जनता, रिदम बढ़िया बना हुआ है भाई साहब है। तो ये बात थी कि साहब ये जो 3D डायग्राम था, इसका जो 2D रिप्रेजेंटेशन होता है उसको कहते हैं फिशर डायग्राम। फिशर डायग्राम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। हाँ साहब, फिशर डायग्राम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में 2D में रिप्रेजेंट करते हैं 3D डायग्राम को, जिसमें हॉरिजॉन्टल पे दिव्य ज्ञान प्राप्त करना भाई साहब, हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो ग्रुप होते हैं वो टुवर्ड्स द व्यूअर होते हैं, H और OH। जिसको ये ज्ञान प्राप्त है कि फिशर डायग्राम में घोड़ा है, उसको पता होगा कि H और OH टुवर्ड्स द व्यूअर, H और Br टुवर्ड्स द व्यूअर, CH3 और इथाइल अवे फ्रॉम व्यूअर रहेगा। तो वर्टिकल लाइन वाले ग्रुप अवे फ्रॉम व्यूअर, हॉरिजॉन्टल लाइन वाले टुवर्ड्स द ग्रुप रहेंगे। अरे भाई बात समझ आई रे, जे बात समझ आई तो अगले पेज पे ये जो छोटी छोटी बातें मैंने लिखी हैं वो सारी लिखी हुई हैं। इट्स 2D रिप्रेजेंटेशन, इट्स हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन, इक्लिप्स फॉर्म। हाँ साहब, इक्लिप्स फॉर्म क्यों बोला गया है फिशर डायग्राम को, वो इसलिए बोला गया है क्योंकि फिशर डायग्राम में अगर आप पाएंगे तो CH3 और इथाइल, इन दोनों को देखिए, दूर से देखते हैं तो लोगों को लगता है CH3 और इथाइल। मेरा बढ़िया बात बताना साहब, CH3 और इथाइल बताइए 180 डिग्री पे है या पैरेलल है, अब जनता से जवाब चाहिए मुझे। CH3 और इथाइल इस फिशर डायग्राम में जो है ये 180 डिग्री पे हैं या पैरेलल हैं, पैरेलल हैं। क्योंकि जिसको पता है ना, ये घोड़ा है, दो टांगे, ये मुंडी है, जैसे घोड़ा खड़ा होगा तो ये मुंडी और ये जो पूंछा है दोनों ही अवे फ्रॉम व्यूअर होंगी। इसको साइड से दिखा रहा हूं तो दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल आएंगे, पैरेलल आएंगे तो 0 डिग्री पे बैठते हैं। तो अगर आपने कन्फर्मर में नाम सुने होंगे स्टेगर्ड और इक्लिप्स में, तो इक्लिप्स में 0 डिग्री पे बैठते हैं ग्रुप। तो हाँ साहब, CH3 और इथाइल जो है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पता होना चाहिए दिव्य ज्ञान। CH3 एंड इथाइल, CH3 एंड इथाइल आर एट 0 डिग्री, नॉट 180 डिग्री। यहां से साबित होता है कि फिशर डायग्राम क्या होता है भाई, इक्लिप्स फॉर्मेट होता है। मयंक नागर साहब कह रहे हैं माहौल बढ़ गया साहब। तो ये राज की बात है, आज के बाद जिंदगी में अगर कोई पूछे फिशर क्या है, अरे बोला फिशर फर्जी चीज है, बोले तो घोड़ा ही है। 3D में जो घोड़ा होता है उसको 2D में रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें फिशर में हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो ग्रुप होते हैं वो टुवर्ड्स द व्यूअर होते हैं, जो वर्टिकल लाइन पे ग्रुप होते हैं वो अवे फ्रॉम व्यूअर होते हैं, क्योंकि वो घोड़े की मुंडी और पूंछ, शादी में खड़ा होने के बाद घोड़े की मुंडी और पूंछ अवे फ्रॉम व्यूअर चली जाएंगी, टांगे जो है वो टुवर्ड्स व्यूअर आती हैं। रास समझ आया भाई, तो ये बात है। और ये फिर अगले वाले में, हाँ साहब, फिशन में कभी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आ सकती है। इस एग्जांपल से देख के लगता होगा कि साहब ऊपर जाते हैं तो COH है, नीचे जाते हैं तो भी COH है। सेंटर ऑफ सिमेट्री कहता है कि एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम चीजें मिल रही है। अरे नहीं मिलती हैं, क्योंकि सेंटर से ऊपर जाके और बैक डायरेक्शन में आता है तो COH मिलता है, सेंटर से नीचे जाके और बैक में नहीं फ्रंट में जाना है तुझे, फ्रंट में COH है या और फ्रंट में COH है या हवा मिल रही है, इसलिए इसमें सिमेट्री नहीं होगा। यानी जिंदगी में अगर आपसे कोई पूछे क्या क्या फिशर डायग्राम में कभी सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगा रे, और फिशर डायग्राम में कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री ना मिल पाएगा।
क्योंकि दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है COH और COH 180 डिग्री पे है, लेकिन आज दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया है दोनों COH जो है वो 180 डिग्री पे है कि 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री पे है भाई साहब। ये बात थी आज की। ये ले, जनता के डाउट्स भी सुन लेते हैं 5-7 मिनट में, समाचार समाप्त करते हैं। एंड डाउट्स में आपको भेज देता हूँ साथियों। पहले हैंड आउट वाला काम कर लेते हैं, ठंड रखियो भाई। ये ले। आइसोमेरिज्म का कौन सा लेक्चर से आज है? चौथा लग रहा है मेरे को। ये ला, आइसोमेरिज्म लेक्चर 4। अरे सुन ले भाई, हैंड आउट ले ले, तू डाउट भी बताएंगे तेरे को। अरे किधर गायब हो गया भाई? अरे रुक रहा भाई। हाँ अभी देख के बताइए रे। जनता हैंड आउट आया क्या? 1 सेकंड रुकना, अपलोड होने दे। हाँ अब देख के बताओ भाई। अब 9 सेकंड का इंतजार ले। हम्म। हाँ जी, कुछ कुछ लोगों के पास आ गया है। अरे सूगले आ गया है डाउट, आप चेक करके बताइयो। मिल गया मिल गया मिल गया, कुछ लोगों का आ रहा है, मिल गया, कुछ लोगों का नहीं आया। रिफ्रेश कर पेज को। हाँ तो भाई साहब, अब मुझे जनता को किसी को कुछ डाउट्स है तो भी बता सकते हैं। चलिए जनता के डाउट्स क्लियर करते हैं। ये ला। हाँ बारी बारी से बता दीजिए साहब। आइसोमेरिज्म में एक तो एग्जांपल नंबर 3 जनता एक बार पूछ रहा था, एक बालक बीच बीच में पूछ रहा था, जहां RS नोमेनक्लेचर हम डिस्कस कर रहे थे। ये इससे ऊपर था वो एग्जांपल, जहां तक मेरी नजर जा रही है। रेस नंबर 3 आज फिर से डिस्कस नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। आज रिदम बना हुआ था अपना बढ़िया से, बिल्कुल हमने डिस्कस किया है। ये एग्जांपल नंबर 3 शायद यही पूछना चाह रहा था बालक। बिल्कुल मजा आ गया, कोई डाउट नहीं है। कुछ लोगों को है तो वो मैं बता देता हूँ, लास्ट वन। तो इस वाले में इस कार्बन को देखा, आपने प्रायोरिटी दे दी है 1 2 3 4 और फिर मूवमेंट किया है। चौथा नंबर वेज पे था, इसलिए केस नंबर 2 लगा, तो इसलिए आंसर आपको पलटना पड़ा। इस साइड में चौथा नंबर आपका ना वेज पे है ना डैश पे है, तो उसमें फिर आपने केस नंबर 3 लगाया, पहले उसे डैश पे लेके गए और फिर 1 2 3 मूवमेंट किया और जो आंसर आया उसे पलट दिया है। एक बालक ने पूछा साहब आइसोटॉप्स के केस में CIP रूल कैसे लगाते हैं? तो आइसोटॉप जब एटॉमिक नंबर सेम हो जाता है तो CIP ने बोला था हायर एटॉमिक मास हायर विल बी द प्रायोरिटी। जैसे हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में अगर कहीं प्रायोरिटी का कोई बन जाए सिनेरियो तो फिर ड्यूटेरियम की प्रायोरिटी हायर होगी, लेकिन ये इस्तेमाल तभी करें जब आपका एटॉमिक नंबर सेम हो जाए। एक बार जनता ये फिर से पूछ रही है कि साहब ये इंटर कन्वर्जन वाली चीज एक बार थोड़ा सा वापस बता दीजिए, तो ये लीजिए इंटर कन्वर्जन वाला भी बता देते हैं। देखिए इन सारी चीजों के लिए हल्का हल्का बेसिक आपको पहले से आइडिया होना चाहिए था, तभी ये चीजें समझ आती हैं। अगर कोई पहली बार जिंदगी में ये न्यूमैन प्रोजेक्शन सुन रहा होगा तो साथियों नहीं समझ आ पाएगा। ये तो हल्का फुल्का आपको पहले से आइडिया रहना चाहिए, और तब चौधरी उस चीज को बिल्कुल नए नजरिए से दिखाया है। इशिता जी बोल रहे हैं साहब चौधरी सर होमवर्क बता दीजिए। होमवर्क इशिता जी रेस नंबर 3 ही कंटिन्यू है, क्योंकि जब रेस नंबर 3 डिस्कस हो जाएगी तो रेस नंबर 4 में होमवर्क दे पाऊंगा। ठीक है जी, तो रेस नंबर 3 होमवर्क कंटिन्यू में है। मैं लिख भी देता हूँ, चलिए। ये ला। हाँ जी, मैं इस मुद्दे पर चर्चा कर रहा था। तो इस मुद्दे में देखूं तो न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या होता है साथियों? एक फ्रंट कार्बन होता है जिसपे पंखे की तरह 3 ताड़ियां लगी हुई रहती हैं। ये एक बैक कार्बन होता है जिसपे पंखे की तरह 3 ताड़ियां लगी हुई रहती है। इसे न्यूमैन प्रोजेक्शन कहा जाता है।
इस फ्रंट कार्बन को पकड़ के थोड़ा सा नीचे ले आइए तो साहॉर्स बन जाएगा, जिसमें आपको बॉन्ड भी दिखाई दे रहा है, फ्रंट कार्बन बैक कार्बन भी दिखाई दे रहा है, और फ्रंट वाली तीनों ताड़ियां बैक वाली तीनों ताड़ियां भी दिखाई दे रही है। ठीक है जी, इसको साहॉर्स प्रोजेक्शन कहा जाता है। यही घोड़ा, इसको देसी में समझना, यही घोड़ा जब शादी में खड़ा हो जाता है तो टांगे टुवार्ड्स द व्यूवर आ जाती हैं, टांगे टुवार्ड्स द व्यूवर। अब इस इमेजिन करना साहब, घोड़ा खड़ा आपका जमीन पे, और अगर ये खड़ा हो गया है तो टांगे टुवार्ड्स द व्यूवर, टांगे टुवार्ड्स द व्यूवर हो गया, मुंडी और पूंछा अवे फ्रॉम व्यूवर चला गया, तो इसको वेज डैश कॉम्बिनेशन में बना दिया। और यही जो वेज डैश कॉम्बिनेशन है, इस 3D डायग्राम को 2D में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो फिशर डायग्राम होता है। तो फिशर में भी ये पता होना चाहिए कि टॉप वाला ग्रुप और बॉटम वाला ग्रुप एक्चुअली 180 डिग्री पे होते ही नहीं है, वो पैरेलल होते हैं। दैट इज व्हाई फिशर डायग्राम इज कॉल्ड इक्लिप्स फॉर्म। और शायद पैरेलल होते हैं इसीलिए इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी आ नहीं सकती, क्योंकि सेंटर पे खड़े हुए ऊपर जाके बैक डायरेक्शन में आते तो उंगली मिल रहा है, तो सेंटर का ऑपोजिट ऊपर का ऑपोजिट नीचे, और चूंकि बैक डायरेक्शन में गए तो इसका ऑपोजिट आपको फ्रंट में जाना है, तो फ्रंट में आपको उंगली मिल रहा है बॉटम में या हवा मिल रही है, हवा मिल रही है। तो फिशर डायग्राम में कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं हो सकता, COS कभी उसमें आ ही नहीं सकता है। ठीक है साथियों, सारे हैंडआउट्स में वक्त वक्त पर आपके एडीसी प्लेटफॉर्म पे पड़े हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, शायद मैं उतना टेक्निकल तो नहीं पता, लेकिन सी सेट पे भी जहां तक मेरे को नॉलेज में है, सी सेट में आप डिजिटल मटेरियल में जाइए और क्लास नोट्स में जाइए तो वहां पर भी आपको सारे हैंडआउट्स मिल जाने चाहिए, जहां तक मुझे पता है। तो ये वाली बात हैंडआउट्स की हो गई है। व्हाट्सएप पे भी, ग्रुप पे भी आपको भेजे जाते हैं। इनफैक्ट सच बोलूं तो व्हाट्सएप पे कुछ नया मैं भेजता ही नहीं हूँ, जो हैंडआउट मैंने यहाँ अपलोड किए हैं वही व्हाट्सएप पे चले जाते हैं, तो एक बैकअप वाला केस है। ठीक है जी, और कोई डाउट जनता को? ये एक ढोकला साहब, ढोकेली क्या, हर्ष साहब बोल रहे हैं केस नंबर 3। तो केस नंबर 3 बात ऐसी है कि साहब केस नंबर 3 में होता क्या है कि चौथा नंबर अगर आपका ना वेज पे हो ना डैश पे हो तो कुछ नहीं करते अपन, क्या करते हैं, ये ले केस नंबर 3 इधर से दिखा देते हैं देखो। ये केस नंबर फर्स्ट एंड सेकंड था, केस नंबर 3 इधर है। केस नंबर 3 में कुछ नहीं करना होता, चौथा नंबर जहां होना चाहिए था वहां लेके जाइए। तो चौथा नंबर डैश पे होना चाहिए था, डैश पे लेके जाइए। तो 4 नंबर को काट के और यहाँ ले गया, 1 नंबर जो भी था वो यहाँ लेके आ गए। अब इसको 1 नंबर समझना, ये 2 नंबर समझना, और वो 3 नंबर, 1 2 3 मूवमेंट कर दिया है। मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज आया तो आंसर आप एस लेके आए, लेकिन बाद में पता चला कि भाई साहब ये तहजीब से तो आप लेके नहीं आए, ये तो घोटाला करके लेके आए। तो घोटाला करके ले आए तो आंसर को भी पलटना पड़ेगा, और एस को काट के क्या कर दिया आपने, आर कर दिया। तो ये केस नंबर 3 का बेसिक कंसेप्ट था, उम्मीद है ये समझ आ चुका होगा मयंक साहब। तो ये सारी चीजें हैं। अब साथियों मैं आपको छोटी सी चीज और बताता हूँ। हैंडआउट्स आपको डेली भेजे जाते हैं, बट आपको हैंडआउट सेम डे वापस रिवाइज करने होते हैं। क्लास खत्म होते ही आप हैंडआउट्स वापस देखें, पेज बाय पेज, एक एक एग्जांपल को, सिर्फ रीडिंग नहीं करना है कि ओ ये चौधरी ने सही तो लिखा है, सही तो, ना 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 ना। हैंडआउट्स के एक एक एग्जांपल को आपको वापस करना है। जब आप वापस करेंगे तो हो सकता है कुछ एक आधा डाउट आपको फिर से जनरेट हो जाए। वो डाउट आप ई सॉल्यूशन ऐप पे या मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पे बहुत सारी क्यूरीज आती हैं, तो साथियों मैं फिर से आपसे एक की उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ा इंतजार करें, 7-8 घंटे का इंटरवल मान के चलें, उतने में आपके पास रिप्स करूंगा साहब। तो जब भी आप डाउट भेजें तो इतना इंतजार करें, आपके पास जवाब जरूर। ठीक है जी, तो सारी चीजें समझ ली हमने। कुछ चीजें अगर आपका का इंटरनेट कनेक्शन टूट गया है तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती ही है, आप उसको एक बार वापस देख सकते हैं। पूरा देखने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता है कि भाई आधे घंटे तक तो चौधरी कार्यल सेंट्री समझा रहा था, उसके बाद आरएस आया, तो आधे घंटे के बाद वाले आरएस को एक बार रिकॉर्डिंग फिर से सुन ले, 5-10 मिनट सुनेंगे, सारी चीजें एक एक अल्फाज मैंने वहां पर एक्सप्लेनेशन में दिया है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको कोई डाउट क्रिएट हो जाए। ठीक है साथियों, अलविदा कहने का वक्त आ गया है। इसी ताजी रिकॉर्डिंग होती है, लाइव क्लासेस की एडीसी प्लेटफॉर्म पे रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। आज का लेक्चर, पीछे के जितने भी लेक्चर हैं वो आपके एडीसी प्लेटफॉर्म पे रहते हैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, तो आप उन्हें जरूर देखिएगा। अगर आपको ये चीजें नहीं पता है तो एक बार आप टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर शायद पता होगा, वो 2757575 वाला। ठीक है जी, चलिए जी, अलविदा कहें साथियों, बाय 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 बाय, राधे 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 राधे, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। देखिए जिंदगी में चिंताएं बहुत हैं, बहुत चिंताएं हैं, अलग अलग तरह की टेंशन हैं, लेकिन एक मुस्कुराहट भरा चेहरा जो है वो सारी चिंताओं को माफ कर देता है, सारी चिंताएं दूर कर देता है। सोच के देखिए ना कि आप बहुत सारी पजल में हैं, ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट, और ऊपर से कोरोना की तबाही, और इस टाइम पे मास्टर ने बोला मुस्कुराना, और आप ऐसा चेहरा लेके बैठ गए। अगर आपका चेहरा ही ऐसा बना है, करके देखिए,
सब चिंताएं अपने आप छूमंतर हो जाती हैं। तो हमारे डायरेक्टर साहब हमेशा ये कहते हैं, मुस्कुराते रहिए, एक मुस्कुराहट में बहुत ताकत होती है। शायद इसीलिए वो ओपन हार्ट सर्जरी हॉस्पिटल के बाहर लिखा भी था कि कभी हंस खेल लेते यारों के साथ, कि कभी हंस खेल लेते यारों के साथ, तो आज कलेजा ना खोलना पड़ता औजारों के साथ। तो हंसना मुस्कुराना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। हम्म? छोटी से अल्फाज थे लेकिन ताकत बड़ी है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, जुड़े रहिए। चौधरी आपके लिए है, बिल्कुल आपके लिए है। चलिए साथियों, अलविदा कहते हैं। राधे राधे। राधे राधे।